नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ओपनिंग बज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फेड का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिसके ऊपर मार्केट्स रिएक्ट करने वाले हैं। कैसे खुलते हुए दिखेंगे बाजार, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस कार्यक्रम में आपको उसी बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे बाजार 3 दिन से लगातार मजबूत हो रहे हैं, तो 3 दिन की मजबूती के बाद और आज जो वीकली एक्सपायरी है उससे पहले मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, इन सब पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले कल का मार्केट कैसा था वो देखिए, फिर आपको शौर्य बताएंगे कि कल फेड का जो फैसला आया है, क्या फैसला निकल के सामने आया, जेरोम पॉवेल साहब ने क्या कहा, उसके ऊपर यूएस के मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, एशिया कैसा है, हमारे मार्केट्स कैसे खुल सकते हैं। फिर हम चलेंगे वीएलए अंबाला के पास, उनसे समझें कि आज हमारे मार्केट्स में आपको कैसे रणनीति बनानी है। जैसे मैंने कहा, पहले मार्केट्स की बात कर लें तो 3 दिन की लगातार तेजी यानी कि हैट्रिक निफ्टी बना रहा है तेजी की। 22,900 का जो लेवल है उसके भी ऊपर जाकर कल हम बंद होते हुए दिखे। 3 दिन में अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 3 दिन के अंदर ही 500 अंकों से ज्यादा का उछाल हमने निफ्टी में बनता हुआ दिखा है। कल 22,940 का हमने हाई बनाया था और उसके आसपास ही, ज्यादा दूर वहां से नहीं हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 73 पॉइंट ऊपर निफ्टी था, सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की मजबूती लेकर निफ्टी बैंक में भी कल हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि गेनर्स थे। गिरने वाले शेयरों में डिफेंसिव्स, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ नाम थे जिसमें 3 या 4 स्टॉक्स तो कल आईटी स्टॉक्स ही थे जो कि कल निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इसके अलावा एफएमसीजी पैक से आईटीसी और फार्मा से सन फार्मा, ये निफ्टी को नीचे लाने का काम कर रहे थे क्योंकि 19 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए, लेकिन 31 शेयरों में हमने मजबूती के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, 49,900 का लेवल हमने इंटरडे में पार तो कर लिया था, लेकिन क्लोजिंग हुई 49,807, माफ कीजिए 49,807 का हमने इंटरडे हाई छुआ था, लेकिन क्लोजिंग वहां से नीचे हमने देखी है। 49,700 के ऊपर जरूर हम बंद हुए, लेकिन हायर लेवल से 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट या फिर ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा था। तो आईटी और एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, बाकी एनएससी के तमाम सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए। डिफेंस कल लाइमलाइट में था। जीआरएससी में तो 20% का अपर सर्किट लग गया था। कैपिटल मार्केट, रियल्टी, टूरिज्म, पीएसयू बैंक, एनर्जी, पीएसयू इंडेक्स, इनमें कल सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला था और एडवांस डिक्लाइन भी ऑलमोस्ट 5:1 का आप कह सकते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कल हमने जबरदस्त तेजी देखी। 2.25 से 2.5% की मजबूती लेकर कल छोटे मझोले शेयरों के जो इंडेक्स है वहां पे हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। इसके अलावा मोबीक्विक का शेयर, जो कि परसों 20% का सर्किट लगा था, कल फिर से करीब करीब 10% का उछाल लेकर स्टॉक बंद हुआ। 2 दिन में ही 30% की रिकवरी 52 वीक लो से स्टॉक में बनती हुई दिखी। डिफेंस लाइमलाइट में था, जैसे मैंने कहा, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, इसके अलावा बाकी तमाम स्टॉक्स जो हैं उनमें भी काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। जर्मनी में जिस तरह से डिफेंस स्पेंडिंग को एक अप्रूवल आया संसद का, उसका इंपैक्ट हमने हमारे यहाँ पे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उसमें भी बनता हुआ देखा है। और दूसरी तरफ सुजलॉन का स्टॉक एक्टिव था, 5% से ज्यादा चल गया, बावजूद इसके कि जेम फाइनेंशियल ने टारगेट हटाकर कर दिया 71 रुपीज का। तो 3 दिन से लगातार मजबूती है, एक्शन भरपूर देखने को मिला है, तेजड़ियों ने कमान संभाल रखी है। लेकिन आज क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट्स पे और फेड के फैसले पर मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शौर्य के पास चलते हैं और समझते हैं पहले कि फेड का फैसला क्या निकल के सामने आया, जेरोम पॉवेल साहब ने क्या कहा, फिर समझेंगे कि मार्केट्स में किस तरह का इंपैक्ट हुआ। शौर्य, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि फेड का फैसला क्या आया और उस फैसले के बाद जेरोम पॉवेल साहब ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी। अगर बात करें तो फेड का फैसला वही आया जो अनुमान था और उसके बाद हमने देखा कि जेरोम पॉवेल के बयान भी वैसे उसी लाइंस पर थे जिस पर इस तरह के बयान देते हुए आ रहे हैं, और लेकिन बाजार ने इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आया है। अगर हम बात करें तो आज एशिया के बाजार जो मिले जुले हैं, हांगकांग में 1% की गिरावट है, चाइना का बाजार भी नीचे है, अपना निकी का बाजार भी जो नीचे की तरफ आ गया है। वजह यह है कि चाइना के सेंट्रल बैंक की मीटिंग हुई थी पीबीओसी की, उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करा है, तो बाजार उसका जो है नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो कल यूएस के बाजारों में तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में हम बता रहे हैं फेड की बैठक हुई, कुछ चेंज नहीं करा गया और उसके बावजूद जो तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ रहा था कि कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है अगर इंटरेस्ट रेट घटा देते तो बाजार उसे नेगेटिवली देखता, क्योंकि उसका बाजार में यह असर जाता कि शायद इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है कि फेड को एकदम से ऐसा रिएक्ट करना पड़ा। अब वो नहीं हुआ है तो उसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया है कि कुछ ऐसा अनकंसेंसस नहीं हुआ है, जिसका अनुमान था सब कुछ वैसे चला है, और उसका बाजार में एक पॉजिटिविटी देखने को नजर आई है। इस सब के बाद डॉलर इंडेक्स जो है उसमें थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिला है, 0.18% का, वह चढ़कर जो है 103.4 के आसपास पहुंच चुका है और 5 महीने के लो पर पहुंच गया था, वहां से हल्की सी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है। मैं अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड अब फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। बॉन्ड यील्ड को देखें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.24% के आसपास आ चुकी है। अगर हम बात करें तो ऐसा अगर वो बताते हैं कि क्यों हुआ है सारा। कल देखिए फेड की मीटिंग थी,
बदलों में कोई चेंज नहीं करा गया। और ब्याज दरें जो है 4.25% से 4.5% रखी गई है। और ब्याज दरें सेकंड टाइम है जब कोई भी कट नहीं करा गया, लेकिन कट का अनुमान है। अभी भी ऐसा माना जा रहा है 2 बार कट किए जाएँगे 25 बेसिस पॉइंट के, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट के कट का अनुमान बनाया जा रहा है। इसमें लेकिन 2 इम्पोर्टेंट बात ये है, एक तरफ तो जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसके ग्रोथ को कम किया गया है। 2025 में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को 2.1% से घटाकर 1.7% कर दिया गया है और महँगाई को इनफैक्ट अपग्रेड किया गया। महँगाई ज़्यादा रहेगी और ग्रोथ को कम बताया जा रहा है। उसके बाद जेरोम पावेल ने कहा है कि देखिए, जो महँगाई है, उसमें सबसे बड़ा जो गुड पार्ट है उसका वो है टैरिफ। टैरिफ को वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा महँगाई को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, आ सकती हैं। लेकिन पॉवेल ने फिर से वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, पहले वो करते थे कि ट्रांज़िटरी है। यानी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, टैरिफ का जो भी असर होगा वो थोड़ा टाइम बाद न्यूट्रलाइज़ होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा जेरोम पावेल का मानने का है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कहा जैसे महँगाई ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, धीमी ग्रोथ, तो वो एक-दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आती है। अगर महँगाई ज़्यादा है, उसका ग्रोथ धीरे होगी, तो अपने आप न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, ग्रोथ धीरे है तो मतलब इतना खर्चा नहीं होएगा, लोग स्पेंड नहीं करेंगे। स्पेंड नहीं करेंगे तो एक तरह से न्यूट्रलाइज़ कर देता है और इतनी फिर महँगाई को और बूस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन ये कहने में आसान होता है, एक्चुअली कैसा होगा वो फ़र्क होता है कि जो महँगाई के फैक्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि स्पेंडिंग से आ रहे हैं, वो तो टैरिफ की वजह से आ रहे हैं। तो उसी तरह से जेरोम पावेल ने ये भी कहा है, जो आउटसाइडर एक्सटर्नल वो है इकोनॉमिस्ट, वो अपना-अपना प्रोजेक्शंस को डिसमिल तरफ लेते जा रहे हैं। उसका मानना है कि सब मुताबिक जेपी मॉर्गन ने कहा 40% प्रोबेबिलिटी है रिसेशन की। तो ये सारी बातें देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन बनती हुई आ रही है और दो बयान से ऐसा लगा जेरोम पावेल का कि वो कहीं भी बाज़ार को नर्वस नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड और एक स्टेबल आउटलुक दिया है ताकि बाज़ार में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। वो पॉजिटिविटी दिखी है। आज हर जगह नज़र आई है और अगर बात करें तो आज गिफ्ट निफ्टी तो 23,000 के ऊपर मार्केट की ओपनिंग को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। हो गया नहीं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच बात करें तो कच्चा तेल जो है वो आधे फीसदी चढ़ा है, वो 71 के निकल गया है। उसकी वजह ये है कि इज़राइल ने गाज़ा पट्टी पर भी अपनी मिलिट्री भेज दी है। पहले अटैक करा था, लेकिन अब हमास पे अटैक किया था, गाज़ा पट्टी में फिर से अपनी मिलिट्री भेज दी है और जिस तरह से सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है, वहाँ टेंशन्स बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे बात करें तो इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, साथ-साथ रशिया-यूक्रेन वॉर कब थमेगा नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प और पुतिन के बीच बहुत ही एक नेग्लिजिबल सा एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब इजिप्ट में भी ऐसा होने लगा है। इन सब के बीच गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर पहुँच चुका है। आज गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 3064.9 का रिकॉर्ड हाई टच कर दिया है। ऑल्दो चाँदी सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, इस वजह से चाँदी में इतनी तेज़ी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी अच्छी आने की उम्मीद नहीं है। ओवरऑल आउटलुक इंडिया के लिए सिर्फ ये कहेंगे, निफ्टी के हिसाब से पूरे इंडिकेटिव हो रहा है कि निफ्टी से आज पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव ओपनिंग है। तो फेड का फैसला, मच अवेटेड फैसला हमारे सामने आ चुका है और एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, स्थिर रखी गई हैं दूसरी बार। लेकिन इस साल 2 बार महंगाई जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती हो सकती है, ऐसा फेड ने इंडिकेट किया है। और इनफैक्ट ग्रोथ का अनुमान नीचे कर दिया गया है, महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया गया है और बेरोजगारी दर का अनुमान भी बढ़ा दिया गया है, 4.3% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। तो उस तरह से देखा जाए, ग्रोथ कम होगी और महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन फेड ने ब्याज दरें नहीं काटी हैं, इसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया है कि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत नहीं है कि ब्याज दरों से ब्याज दरें घटाकर या कमी करके उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वजह से कल डाउ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट चढ़कर बंद होता हुआ दिखा था। लेकिन आज एशियन मार्केट्स की जहां तक बात है तो वहां पे जरूर कमजोरी है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। हमारे लिए कुछ क्यूज ऐसे भी हैं कि परसों एफआईज का खरीदारी का नंबर आया था करीब 700 करोड़ का, लेकिन कल फिर से आ गया बिकवाली का नंबर। तो केवल एक दिन की ही चांदनी थी वो, और 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर कल हमने फिर से एफआईज की ओर से बनता हुआ देखा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हमने जो डीआईस हैं उनकी ओर से जरूर बनती हुई देखी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी एफआईज का ट्रेंड बदल चुका है पूरी तरह से। ये कहना मुश्किल है, हालांकि जो वायदा बाजार के आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कल उनकी ओर से 26,262 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी देखने को मिली है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन सब में उनकी ओर से कल खरीदारी का ही नंबर आता हुआ दिखा है। लेकिन कैश मार्केट में कल फिर से उनकी ओर से बिकवाली होती हुई दिखी। तो जो एक होप बनी थी कि एफआईज की बिकवाली थम गई है, रुक गई है या एफआईज वापस लौटने लगेंगे, वो उम्मीदें फिर से एक बार टूटती हुई दिखी है कल का आंकड़ा देख के। लेकिन हमें ज्यादा फोकस करना है फेड के फैसले के ऊपर और हमारे रुपए के ऊपर। रुपया कल भी 13 पैसे सुधरा है, 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ। 4 दिन में अगर आप देखेंगे तो रुपया ऑलमोस्ट 77 पैसा
77 पैसे की मजबूती दर्ज कर चुका है। कल हमने 86.44 पर जो रुपए की क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। कुछ कैबिनेट के फैसले भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें एक तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को एक इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी गई 1500 करोड़ की। एक अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए अप्रूवल आया। जेएनपीटी पोर्ट के लिए एक हाईवे है, उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी आई। और दूसरा डेयरी सेक्टर के लिए 3,400 करोड़ रुपए का एक प्लान है जिसको मंजूरी दी है कैबिनेट ने। तो डेयरी सेक्टर पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आरबीआई का कल एक मंथली बुलेटिन भी आया मार्च महीने का, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी जो इकोनॉमी है रिजिलियंट है, मजबूत है अभी भी। खासतौर पे जो एग्री सेक्टर का परफॉर्मेंस और जो खपत में सुधार हो रहा है, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। घरेलू इकोनॉमी के लिए टैरिफ समेत जो ग्लोबल स्तर पर खतरे हैं वो अभी भी बरकरार हैं, और जो विदेशियों की बिकवाली हो रही है, लगातार बिकवाली वो कर रहे हैं, वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का संकेत है। तो हमारे इस मार्केट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा आरबीआई के बुलेटिन में लिखा। तो हमारी इकोनॉमी मजबूत है, और उसके साथ साथ फेड का जो फैसला आया है उसे आज हमें समझना होगा। चलिए वो समझते हैं, और आज मार्केट में किस तरह का एक्शन हो सकता है उसकी बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल अंबाला जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो मैम फेड का फैसला हमारे सामने आ चुका है, आप भी ट्रैक करती होंगी, जाहिर सी बात है क्योंकि ग्लोबल इवेंट है, दुनिया भर के मार्केट्स मच अवेटेड इवेंट के तौर पर इसे देखते हैं। एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस आया है। कोई दिक्कत की बात अगर हम देखें तो वही है कि महंगाई का अनुमान ऊपर की ओर बढ़ाया गया और ग्रोथ का अनुमान यूएस की इकोनॉमी के लिए नीचे की ओर ट्वीक किया गया है। तो इसी महंगाई के अनुमान की वजह से ही सोने में हमने एक जो बढ़त है कल के सेशन में बनती हुई दिखी है। लेकिन ओवरऑल हमारे मार्केट्स के लिए आप कैसे इंडिकेशन देख रही हैं, और फेड का बैठक का जो फैसला है उस पर अगर आपका पहला रिएक्शन दे दें आप। देखिए फेड का ये जो रिएक्शन है, ये जो डिसीजन आया है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन बन रहा है। बिकॉज जो टैरिफ इंक्रीज हो रहा है, ये अभी सभी को मालूम है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन एंड ट्रेड्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगी, यानी वो फेयर अभी एक्सेप्टेड है। लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं था लोगों को कि फेड में कोई रेट कट नहीं होगा डिस्पाइट ऑफ की इन्फ्लेशन है। तो बाजार इसको पॉजिटिव ले रहा है, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर भी अभी रेट कट्स की कोई मुझे पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है। बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि अपकमिंग मीटिंग में हम भी जो है उसी रेट को कंटिन्यू करें। तो जो मार्केट का अपना आउटलुक है, हमारी यहाँ पर जो मार्केट का आउटलुक है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, जिसमें कि यूएस को मैं मेजरली बोल रही हूँ, तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पर हैं एज कंपेयर टू यूएस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी थोड़े समय के लिए वैल्यूएशन दिख सकती है ज्यादा। तो मार्केट के लिए, अपनी मार्केट के लिए फिलहाल ये पॉजिटिव आउटलुक है। सस्टेनेबिलिटी कहाँ तक जाएगी ये डिपेंड करेगा कि वैसे तो टैरिफ वाली चीज ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, प्राइसिंग हो चुकी है। अब सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी, प्राइस में डिप आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो आएंगे, उस चीज का हमको लेकर के चलना चाहिए कि वो एक्सेप्टेड है। बट यहाँ एक समय भी ऐसा आ चुका है कि वैल्यूएशन वाइज हम लोग अभी ठीक वैल्यूएशन पर है। एंड मुझे लगता है कि अभी निफ्टी, जैसे पिछले 3-4 हफ्ते पहले हमने बात की थी कि ये जो 21,800 के आसपास का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। एंड वहां से देखेंगे तो प्राइस वहां से जो 4 जून वाला लेवल था, बिना उसको टच किए हुए प्राइस 21,800 के पास, 22,000 के पास से रिवर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये कम से कम 23,300 के आसपास जा सकता है इन कपल ऑफ डेज। तो ये एक्सपेक्टेशन हम प्राइस में रख सकते हैं। कपल ऑफ डेज बोला है मैंने, इंट्राडे नहीं। तो मैम आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और 3 दिन की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसे कोई घबराने की या डरने की जरूरत तो नहीं कि आज रिवर्सल आ जाएगा 3 दिन के बाद? नहीं, आज साइडवेज, आज क्लोजिंग बेस पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा मूव नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट में आज प्राइस क्लोज हो जाएगा। हाँ, स्विंग्स मिल सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेस पर शायद एक साइडवेज डे हमारे लिए हो जाएगा आज, क्योंकि 3 दिन अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो 22,300 से आज 23,100 के आसपास तक जा सकता है टोटल। तो ये अच्छी खासी रेंज है। बट इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कुछ ही दिनों के अंदर करना ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है प्राइस के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस रुककर ठहर कर तब चलता है। तो साइडवेज मूवमेंट का दिन हो सकता है, स्विंग्स होंगे, स्पाइक्स होंगे, उसको एनकैश करना है टाइम टू टाइम, लेकिन क्लोजिंग पेस पर इट कुड बी अ साइडवेज डे। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि उठापटक रह सकती है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो मोर और लेस फ्लैट लाइन पे आज एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? यस। तो कोई स्ट्रेटेजी जो आज अपनानी चाहिए किसी को, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, या फिर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी प्राइस को एक बार ओपन होने देना होगा, क्योंकि आज का दिन अलग है। जब ट्रेड रहता है तो मैं पहले से बताती हूँ, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं मैम, कोई कंपल्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ यही देख रहा था कि ओपनिंग पर अगर कोई व्यू बनता है
खुलने दीजिए, आप हमारे साथ ही हैं, ऑलमोस्ट 10 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगी, तो ऐसी कोई जल्दबाजी या चिंता की बात नहीं है। ठीक है। तो जब ट्रेड होगा, जब सही लेवल होगा तब एंटर करेंगे, ऐसा कोई वो कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी हुई कि आज करना ही करना है। खैर ठीक वैसे है, भी वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, एक्सपेक्टेड ही होता है कि मूव्स काफी एक्सपेक्टेड शार्प है। आएंगे। और वैसे भी यस, अब फेड बैठक का फैसला भी आज है, इसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। 3 दिन की तेजी है, 500 पॉइंट के गेंस लेकर हम बैठे हैं, तो यस, वॉलेटिलिटी थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो फिर पार्ट ऑफ द गेम है, उसके साथ हमें यस। जीना ही होगा। लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए जहां मौका आएगा वहां पे आप हुँ। हाईलाइट कर दीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, हम 2 पेशेंटली इम्पोर्टेंट करेंगे। यस, 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होंगे आज के लिए इंट्राडे में 23,040 का पहला रेजिस्टेंस, हो सकता है कि हम इसके पास खुले तो यहाँ से, और दूसरा मेजर रेजिस्टेंस होगा 23,170। 170 के ऊपर मुझे मार्केट आज जाते हुए नहीं दिख रही है, एंड सपोर्ट है 22,870 एंड 22,800। तो 800 के नीचे भी नहीं दिख रही है, 23,170 के ऊपर भी नहीं दिख रही है। तो इसके हिसाब से अगर कोई डेटा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं, उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, बट नॉट इमीडिएटली। 12 बजे के बाद ही वो स्ट्रैटेजी सही होती है डिप्लॉय करना, अगर आपको थीटा उसमें गेन करना है। सो दिस इज वन व्यू। रही बात मोमेंटम ट्रेडिंग, जैसे कि वन डायरेक्शनल, तो जैसे बनेगा मैं देखती हूँ। ठीक है, तो 22,800 नीचे में और ऊपर में 23,040, यही मान के चलिए। 170 170। 23,170, ठीक है, दूसरा लेवल हाँ, जो आपने बताया। तो 23,170 ऊपर की तरफ और 22,800 नीचे, ये दायरा है, ये रेंज है जिसके बीच में आज कारोबार हो सकता है। ट्रेड कैसे बनेगा या कब बनेगा, इसको लेकर आपको बता दिया जाएगा, हाईलाइट कर दिया जाएगा जैसे ही लेवल्स एप्ट होंगे या फिर माहौल ठीक ठाक होगा। अभी के लिए इस रेंज को आप ध्यान में रखिए और नो ट्रेड जोन मान के चलिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक भी बता दीजिए प्लीज। जी, निफ्टी बैंक में भी 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किए हैं। 49,350 एंड 49,200 ये की सपोर्ट्स होंगे आज के लिए, और 49,850 रेजिस्टेंस है, एंड 50,100 दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक वाइड रेंज दिख रही है आज के लिए, लेकिन क्लोजिंग बेस पर इसी रेंज में मुझे लग रहा है कि प्राइस इंट्राडे में आज भी यहाँ पर क्लोज हो सकता है। 49,350, 49,200, यानी 49,200 का बेस हो गया नीचे और ऊपर में 50,100, ये एक कैपिंग हो गई। तो 49,200 से 50,100 ये रेंज होगी निफ्टी बैंक के लिए आज। यस, परफेक्ट है। तो निफ्टी के लिए 23,170 ऊपर का, 22,800 नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो 49,200 नीचे की तरफ, 50,100 ऊपर की तरफ। इन रेंज को आप ध्यान में रखिए। ट्रेड जहां पे इनिशिएट करने होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। 10 बजे तक मैडम हमारे साथ है ही है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, मैम ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा, क्योंकि खबर ये आई कि इनकी सब्सिडरी जो है कच्छ कॉपर लिमिटेड, जिसे हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक जेवी कंपनी का गठन किया है प्रणिथा एको केबल्स लिमिटेड के साथ। पीईएल के नाम की कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप में मिलकर ये जेवी कंपनी का गठन किया गया है। तो आज अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। क्या राय देंगी आप अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर? अदानी एंटरप्राइजेस है, वहां से मेरे अच्छा खासा ये ऊपर जा चुका है, और अब यहाँ पर क्या अगर आपको याद है, क्या हमने पिछली बार इस स्टॉक में बाई रेटिंग दी थी क्या? मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पर या कहीं और पर, बट इट इज लाइकली टू सस्टेन। एंड यहाँ पर अब डिप्स को एक्यूमुलेशन या फिर एवरेजिंग ही रखना चाहिए, यहाँ पर अभी सेल ऑन राइज का व्यू छोड़ देना चाहिए। स्टॉक उठेगा अभी, मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ पर करंट प्राइस है 23,018 का क्लोज हुआ है पिछले सेशन में, एंड अगर बाय चांस ये 22,200 तक, सॉरी 2318, अगर बाय चांस ये आपका 2230 या 10 के पास भी आता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। यहाँ पर अभी एक्यूमुलेशन का व्यू रख लेना चाहिए, सेल ऑन राइज अवॉइड कर देना चाहिए अभी। ओके, ठीक है। तो आप हमारे साथ 13 तारीख को थी। 13 तारीख को आपने कुछ कहा था अदानी अदानी एंटरप्राइजेस को। पोर्ट्स वगैरह या अदानी एंटरप्राइज कुछ, तो मुझे अदानी के कुछ स्टॉक्स याद है कि शायद कुछ भेजा था मैंने, बहुत बताया था। मेरे पास जो आपकी वो फाइल जो मैंने सेव की हुई है लास्ट टाइम की, जी, जो 13 हाँ, तारीख को आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी, उसमें हाँ। अदानी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। अदानी पोर्ट्स या तो मैंने नोट ही नहीं किया होगा, या फिर मैं नोट नहीं कर पाया हूँ, या फिर आपने नहीं बोला इससे होगा। पहले हो सकता है, कोई बात हाँ, नहीं। उससे पहले हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक लेवल बोला 2318 का। जी, 2318 क्लोज हुआ है। मेरा व्यू ये है कि यहाँ पर अभी एक्यूमुलेशन शुरू रखना चाहिए। अगर धीरे डिप्स धीरे आते हैं, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर अभी लॉन्ग व्यू की तरफ जाना चाहिए। एक्यूमुलेशन फिर भी
इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मार्केट सस्टेन होंगी। देखिए ये बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब ये मार्केट अब रिबाउंड होगी तो जो कंपनीज वैल्यू नहीं रखती हैं, सिर्फ हाइप में बड़ी हैं, उनका नंबर बाद में आएगा। पहले जो रियल वैल्यू रखती है, जो कंपनी फंडामेंटली ठीक है, जिन पे बाजार को भी भरोसा है, वो कंपनी पहले ज्यादा भागेगी और वो चीज दिखेगी हमको प्राइस में भी। ये स्टॉक उनमें से एक लग रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी डिप आ रहा है, मतलब जैसे मैंने बोला है 10 से 12% का कोई भी डिप है, एक्यूमुलेशन जारी रखें। मेरा व्यू यही है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस जो हमारा मेंटेन करना चाहिए वो उसका जो अभी लो बना था पिछले दिनों में, जो कि है हमारा लगभग 2000 के लेवल पर, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब ये टूटने वाला नहीं लग रहा है। कब तक टूटने वाला नहीं लग रहा है? जब तक ये अपने 2500 से 2650 के लेवल को टच न कर ले, तब तक ये स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट रेंज पहले आएगी। पहले रेजिस्टेंस हिट करेगा, यानी अपने टारगेट को हिट करेगा, उसके बाद प्राइस नीचे थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, बट स्टिल दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, धीरे धीरे हर गिरावट पर आपको, ये अदानी एंटरप्राइजेस में राय है। टाटा मोटर्स भी लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। कल इनकी बोर्ड बैठक थी, 2000 करोड़ रुपए एनसीडीज के जरिए जुटाने को इन्होंने मंजूरी दी है। अब टाटा मोटर्स पे क्या करना है? टाटा मोटर्स को बाय कर सकते हैं अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पर। ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक स्ट्रैटेजी हमने जो पिछली बार देखी थी, इसमें मतलब जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया शायद, वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रैटेजी होती है और ये बहुत अच्छा काम करेगी। स्ट्रैटेजी है, नोट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जब कभी भी अच्छे स्टॉक में आप निफ्टी के 100 स्टॉक्स ले लीजिए पहले, या फिर 150 स्टॉक्स ले लीजिए, और जिनकी पी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है सेक्टर के कंपैरिजन में, बस ये दो चीजें देखने के बाद जब भी स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम पर 30 या 35 आरएसआई पर आता है, वहां पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और वहां से एक अच्छा, मतलब वो जो लो बनता है, वो लो आने से पहले प्राइस आपको रिस्क के कंपेरेटिवली आपको 2 या 3 गुना, 1:2 और 3 गुना आपको दे करके जाता है आरआर। तो वही सेटअप यहाँ पर ट्रिगर्ड है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक रिबाउंड हुआ है अच्छा खासा, और यहाँ पर ये सेटअप अभी ट्रिगर्ड है। लोग अगर चाहें तो इसमें अभी भी स्विंग की अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट टर्म और कुछ मंथ्स के लिए देखी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टारगेट हमें आने वाले समय में मिल सकते हैं, ये होगा आपका 740 का पहला टारगेट मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज है, एंड दूसरा टारगेट हमें नियर फ्यूचर में 800 मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मैं ये स्विंग मिड टर्म के हिसाब से देख रही हूँ। एंड जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली हम मेंटेन करके चलेंगे वो 600 का है। उसके नीचे से स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन टारगेट पहले मिलेंगे, 600 बाद में आएगा, ये मेरा व्यू है। ठीक है, 600 रुपए, 606 के आसपास का आई थिंक इसने लो बनाया था। तो जो स्ट्रेटेजी आप बना रही थी, बोल रही थी कि वीकली आधार पर, यानी कि वीकली बेसिस पर जो अच्छे शेयर होते हैं, अच्छे शेयर मतलब कि फंडामेंटली साउंड और टॉप 100 कंपनीज हुई NSE 500 में, उन शेयरों में अगर 30 से 35 का RSI मिलता है तो आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए वहां पर। यस, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में ये अच्छा स्ट्रेटेजी काम करेगा। बैक टेस्ट भी कर लीजिए, मतलब दिस इज माई स्टडी, मैंने तो उसको स्टडी किया है, मैं इसका ट्रेड भी, मेरे लिए कुछ स्टॉक्स मुझे लगते हैं तो मैं भी खुद के लिए बाय करती हूँ, मेंबर्स को भी शेयर करती हूँ। तो आई लव दिस वन। बहुत सिंपल है, बस क्वालिटी का ध्यान रखना है आपको कि स्टॉक अच्छा हो, ऐसा ना हो कि आप उसमें फंस ना जाए। लिक्विडिटी का ध्यान में रखें बस। एंड जनरली जो स्टॉक 100 निफ्टी की 100 एंड 150 कैटेगरी में होते हैं, उनमें लिक्विडिटी इन जनरल रहती है। ठीक है, तो क्वालिटी एक बार देख लीजिए। ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली साउंड है, यानी कि मतलब ये मान के चलिए कि इनका कारोबार बंद नहीं होना, भले स्टॉक के इधर उधर कभी भी हो जाए, लेकिन 30 से 35 का RSI अगर आपको मिलने लगे वीकली बेसिस पर, तो वहां पे आप चाहें तो जरूर एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। वहां पे अच्छी खासी गेन्स मिलने की गुंजाइश रहती है। तो ये स्ट्रेटेजी मैम आपने बताई, पहले तो आपका धन्यवाद। लेकिन आपके साथ एक थोड़ा सा गुस्सा गिला भी कर सकते हैं क्या, कि अब तक क्या रोका हुआ था आपको बताने में ये? नहीं, टाटा मोटर्स में मार्च में ऑलरेडी हम लोग, टाटा मोटर्स नहीं, ओवरऑल ये स्ट्रेटजी बताने में आपने कहीं और भी शेयर करी, आपको लगा चलिए यहाँ भी बता देते हैं। अभी तक व्हाट वाज बाइंडिंग यू टू टेल अस दिस थिंग? मैं तो इसको आई थिंक 1 महीने पहले यूट्यूब पर अपने डाल चुकी हूँ। मेंबर्स को तो कई बार सिखाया है, मतलब इन जनरल यूट्यूब पर 1 महीने पहले भी पोस्ट कर चुकी थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब ये सही समय है कि यहाँ से स्टॉक्स जो है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिबाउंड होने शुरू होंगे। तो वीडियो लाइव है, उसको देखा जा सकता है। इनफैक्ट एक और स्ट्रैटेजी है रिवर्सल के लिए, जो अक्टूबर में मैंने बनाया था, राइट, और एग्जैक्टली इट वर्क रियली वेल। तो जिस समय सेल करने की जरूरत पड़ती है वो भी RSI के बेस पर है।
जिस समय सेल करने की जरूरत पड़ती है उसको यूज करें जब मार्केट ओवरबॉट हो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि अच्छे स्टॉक से करेक्ट कर चुके हैं, ओवरऑल मार्केट करेक्ट हुई है, तो ये स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जब आप डिप्लॉय करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। चलिए, स्ट्रैटेजी को आप भी सीख लीजिए, समझ लीजिए, इस पर अध्ययन कीजिए। और बेले तो कह ही रही हैं कि वो इसे अप्लाई भी करती, खुद भी इसके लिए इसको अप्लाई करके अपने लिए स्टॉक्स खरीदती हैं। तो आपको हमें भी इसको सीखना चाहिए। मैं भी इसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा कि वीकली बेसिस पर जब भी कोई अच्छा शेयर मतलब फंडामेंटली साउंड टॉप 100 कंपनीज NSE 500 की अगर हम बात करें, वो कंपनी आप ले लीजिए या मार्केट कैप के हिसाब से ले लीजिए। उन कंपनियों में जब RSI 30 से 35 की रेंज में आपको मिले, वो बहुत अच्छा मौका होता है। वहां पे एक बाउंस बैक की गुंजाइश बन जाती है। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू करें। जी, यस, स्ट्रैटेजी इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्जिट प्लान। तो इसका एग्जिट भी है, इसी में इसका एग्जिट है। तो जब भी आपका RSI वीकली टाइम फ्रेम पर 70 चला जाए, बिल्कुल श्रद्धा से उसको निकाल भी दीजिए, बिकॉज आप क्योंकि आप चक्रव्यूह में आ गए हैं तो एग्जिट भी कर लीजिए। यहाँ पर अभिमन्यु जैसा नहीं रहना है, हमें आना है तो निकलना भी है, बिकॉज दैट इज एज आई सेड शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म गेन है। क्योंकि प्राइस जो है आपको मौके देता है, उसको इसमें टाइम लगता है, पता है आपको टाइम लगेगा, बट ये आपको एंट्री भी देगा, आपको एग्जिट भी देगा और गेन पर छोड़ेगा। परफेक्ट है। तो कहाँ निकलना है वो भी आपको बता दिया गया है, और चक्रव्यूह में जाना है, मुनाफा कमा के निकल भी आना है, और उसका रास्ता भी आपको बता दिया है कैसे करना है। RSI ही आपका एंट्री का तरीका है, RSI ही आपको एग्जिट भी बताएगा। तो जब वो डबल हो जाए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60-70 की रेंज में आ जाए, तब वहां से आप एग्जिट कर 60 नहीं, 70 के ऊपर ही। नहीं, वो कंजर्वेटिवली कहा मैंने। अच्छा, ठीक है। अभी 70 का वेट करते रहे, निकल ना पाए बाद में, आजकल तो ठीक है, यूट्यूब पे लोग रुकते नहीं है ना, फिर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। यस, ओके। उन्होंने कहा था 70 आए तो ही निकलना, मैं निकला ही नहीं, मैं फंसा रह गया, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, ठीक है, उसके ठीक लिए है, मतलब अपना अपना एपेटाइट होता है, ऑन अ सीरियस नोट। यस, हर किसी का एक एपेटाइट होता है, रिस्क हम्म, लेने का भी और रिवॉर्ड का भी, यानी कि आप कितना आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से मैंने बोला था कि 70 मतलब आपका बैरोमीटर हो ही गया, आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। क्योंकि हर बंदा इतना स्मार्ट नहीं होता, हर समय स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता। तो जो बैठ सकते हैं, जो मैनेज कर सकते हैं, वो 70 का RSI पकड़ के चलिए। बाकी आप चाहें तो लोग जो टारगेट होते हैं उससे पहले ही अपना मुनाफा बुक कर लेते हैं। या फिर ऐसा होता है ना कि स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 700 रुपए किसी स्टॉक का मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 700 नहीं, आप बोलेंगे 695 या 698 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये वही वाली चीज मैंने इसीलिए 60 बोल दिया, और कोई बात नहीं थी। ऑल चलिए, राइट, ठीक है। ऑल राइट। आपने अच्छे शेयरों की बात करी, 2-3 अच्छे शेयर में आपसे बात करता हूँ, फिर मैं शौर्य के पास भी चलूंगा, उनके पास ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी है। जो अच्छे शेयरों की बात हो रही है ना, उसमें इंटरग्लोब एविएशन देखिए, अच्छा शेयर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बन सकता है। ऐसा नुवामा की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो सितंबर में रिव्यू होगा, जो सेमी एनुअल रिव्यू होता है निफ्टी का, जो चेंजेस होते हैं इंडेक्स में, उसमें ये शेयर निफ्टी में शामिल हो सकता है। नुवामा की रिपोर्ट बता रही है। दूसरा है ट्रेंड, इनकी एक सब्सिडरी है बुकर इंडिया, जिसने THPL सपोर्ट सर्विसेज यानी कि TSSL का 100% हिस्सा खरीदा है। ट्रेंड हाइपर मार्केट से गाड़ी खरीदी गई है 166 करोड़ में। और तीसरा नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट का, जिसने अपनी ई-कॉमर्स जो सब्सिडरी है डीमार्ट रेडी करके उसमें 175 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये 3 कंपनियां हैं जिसको लेकर खबर है। इन तीनों पे आपकी राय दे दीजिए जी, हम लोग डी मार्ट से शुरू करते हैं। प्लीज। डी मार्ट इज एट गुड प्लेस, आई मीन बाय कर लेना चाहिए। अभी भी अगर मिस किया है तो इट्स अ टाइम, गेट इट, आई मीन। और रही बात यहाँ पर आपको डिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन टारगेट जो है आपके थोड़े से बड़े हो सकते हैं। देखिए, अब मैं ये डिस्क्लेमर में रख रही हूँ बीच बीच में इसलिए कि थोड़ा सा माइंडसेट से निकल जाएं। जो आप थोड़ा थोड़ा 1-2% ट्रेड करके लेंगे, ये अभी फिलहाल स्टॉक ऐसी जगह पर है, अगर आपने उनको थोड़े समय होल्ड किया तो वही इन नेट आपको मिल जाएगा, स्विंग में भी मिल जाएगा। बस पिक का ध्यान में रखें कि पिक आपका ठीक हो। तो डीमार्ट में एक बाइंग वैल्यू अभी भी है। टारगेट जो मेरे यहाँ पर होगा, पहला 4000 का होगा, 3845 अभी ये चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर ये स्टॉक अपना ये जो वीक का लो है, इस वीक का जो करंट लो है, जो कि आपका 200 दिन के 200 वीक के एवरेज के पास भी है, साथ में आपका वीकली जो इसका लो बना है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगी, लेट मी गिव एग्जैक्ट नंबर, इट इज क्लोज टू 3780। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ये इस सपोर्ट को ना तोड़े, विच इज क्रूशियल फॉर इट। तो अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है, देन 4000 का लेवल हमें जल्दी ही देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। वो मूवमेंट इस स्टॉक में बन रहा है, टेक्निकली भी, RSI के हिसाब से भी, एंड अगर हम इसका PE वगैरह देखें, उन सब चीजों के नजर में भी
पी के हिसाब से तो महंगा है, लेकिन अपने सेक्टर को, अपने निश को कंट्रोल करता है आज भी। तो ये वैल्यूएशन चीजें जो है ये सब मिलके इसको एक बाइंग का सस्टेनेबिलिटी देंगी आगे भी। तो मेरा व्यू यहाँ पर अभी फिलहाल बुलिश है, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है अगर, तो वो होगा 3800 का। इसके नीचे स्टॉक फिलहाल होल्ड ना करें, क्योंकि फिर अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं वीकनेस आएगी। ठीक है, ये तो बात होगी डीमार्ट की, एवेन्यू सुपरमार्ट की। बाकी दो शेयर हैं, ट्रेंट और इंडिगो। ट्रेंट, ठीक है। देखिए ट्रेंट में भी एनीवेज अगर आपको कहीं पर बाइंग मिलती है विच इज लाइक 5100 तक, 5100 तक भी अगर बाइंग मिलती है तो इट्स अ गुड वन, क्योंकि यहाँ पर एक टारगेट जो कि हिट होना भी बाकी है, विच इज वेरी क्लोज टू 5500। ये लेवल हिट होना भी बाकी है, एंड एज पर द प्राइस मूवमेंट वेरी लाइकली कि ये हिट हो जाएगा। तो 5230 चल रहा है यहाँ पर भी और 5100 भी, ये जो रेंज है इसको बाइंग कंसिडर करके चले। 5500 तक आ सकता है एक पहला टारगेट, और यही मैं देख रही हूँ कि फिलहाल ये तो हिट कर दे, इसके बाद करेक्शन थोड़ा बहुत होगा, प्राइस मूव करेगा, वो इग्नोर किया जा सकता है। तो करंट प्राइस से जो मूवमेंट बनती है अप्रोक्सीमेटली इट इज 6% फ्रॉम करंट प्राइस, एंड अगर आपको नीचे के लेवल पर बाइंग मिल जाती है बाय चांस, अनलाइकली शायद ना मिले, तो ये यहाँ पर बनता है लगभग एक सेकेंड, शायद 8% तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यस 8%। ठीक है, तो ट्रेंड आप कह रही हैं कि यहाँ से लेकर 5100 तक खरीदी, 5500 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या रखना है इसमें? इसमें जो स्टॉप लॉस हमारा जाएगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस है, एक सेकेंड। यस, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मेंटेन करना है, ये इसका एक ही सपोर्ट बनता है 5000 का। दैट्स इट। इंडिगो? यस, लेट मी टेक अ लुक टू दिस। इंडिगो थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट क्योंकि मार्केट एक्सपेंशन और मार्केट जो उसका पेनिट्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल ये स्टॉक शायद आगे भी बुलिश ही रहेगा। यहाँ पर आप आरएस साइज वगैरह को इग्नोर करके थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी बाइंग की ही लग रही है टेक्निकली भी। तो बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल, बिकॉज पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन, क्योंकि मैं इस पे एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से फ्लायर्स बढ़ रहे हैं तो इम्पैक्ट आएगा इस पर, पॉजिटिवली आएगा। और जो दूसरे इसके क्या बोलते हैं उसको कॉम्पिटिटर्स है, धीरे धीरे ये कंपनीज उसको ना उसका स्टेक भी खा रही है। आई मीन बिजनेस टर्म में हम ये चीजें बोलते हैं, राइट? तो ये स्ट्रॉन्ग रहने वाला स्टॉक है, डिप में बाई का ही अपॉर्चुनिटी रखें, इसको बेचे नहीं अभी। तो यहाँ पर एक मूवमेंट बन रहा है, हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, बट स्टिल लाइकली टू कंटिन्यू। थोड़ा बहुत डिप आएगा तो भी ये सस्टेन होकर बाहर निकल सकता है। अभी यहाँ पर करंट प्राइस में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे लिए एक रेंज है जो कि है अभी चल रहा है 4980 का, पिछले सेशन में जो क्लोज हुआ है। अगर ये आपके पुराने रेजिस्टेंस पर भी आता है जो कि है 4700, इस रेंज तक भी आता है, तो वहां पर प्राइस हॉल्ट होगा, गिरने की पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है। तो यहाँ पर भी बाय ही कर लें अगर आप करंट प्राइस पर करना चाह रहे हैं, या फिर 4700 पर भी आता है तो एक्यूमुलेशन रखे, क्योंकि ये वीक नहीं हुआ है। देखिए पूरी मार्केट गिरी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे, ये नहीं गिरा। समझे उसके पीछे के रीजन क्या है, राइट? तो वो मजबूती है इसके बिजनेस मॉडल में, जो कि आगे भी कंटिन्यू होगी, कम नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें बुलिश व्यू रखें, डिप में बाय करें, शॉर्ट नहीं करें इसको, अभी बेचना नहीं है, एक्यूमुलेट करना है, यानी कि नीचे भी मिले 4700 तक तो आपको खरीदारी का ही व्यू इसमें yes. करके करना है। इस बीच मार्केट हमारे 23,000 का लेवल छू सकते हैं, ऐसा प्री ओपन में इंडिकेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि 129 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने के इंडिकेशन प्री ओपन में आ रहे हैं। फाइनली कहाँ पे सेटल होते हैं देखना होगा। 147 148 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 75,450 के आसपास खुल सकता है, और 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक में 49,950 के आसपास हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे इंडिकेशन फिलहाल प्री ओपन में देखने को मिल रहे हैं। केवल अपडेट दिया आपको, सेटल होने दीजिए प्राइजेस, फिर मैं बात करता हूँ उसके ऊपर। लेकिन इस बीच हमारे साथ शौर्य भी मौजूद है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। शौर्य, फिर से स्वागत है आपका। ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक है, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, आज ब्रोकर्स के रडार पर ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, दो ही स्टॉक है। पहला स्टॉक है उनमें से जी एंटरटेनमेंट, दूसरा स्टॉक है उसमें पेटीएम। पहले अगर जी एंटरटेनमेंट को देखें तो उस पर सीएलएसए की राय है, अब फर्म की राय है, और टारगेट दिया है उन्होंने 170 का। उसके बाद बात करें तो जेफरीज ने पेटीएम पर होल्ड की राय है, और टारगेट है उनका 850 का। तो ये जो दो शेयर है जो आज हमें रडार पर देखने और देखना पड़ेगा कि पेटीएम के ये लेवल कब तक आते हुए नजर आ सकते हैं।
ओके, तो वीले मैम जरा हमें बता दीजिए, हम भी हंस लें, ऐसी क्या बात थी? नहीं नहीं, आज नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली फेड का तो ऑलरेडी रिजल्ट है ही, तो मतलब ये स्टॉक्स आज कम है तो मैं सोच रही थी कि अच्छा है। अच्छा, आपके लिए राय देने के लिए। तो आपकी खुशी आपने तक ही सीमित रखी। मैंने सोचा कुछ ऐसा है जो कि हमारे लिए भी अच्छी अच्छी खबर है कि हम भी खुश हो रहे हैं उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो ये 2 शेयर लेकर आए हैं मैम। एक तो जी एंटरटेनमेंट है जहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 170 रुपए का टारगेट है। और पेटीएम पे जो कि काफी अच्छा चला था परसों, एक पेटीएम मनी को लेकर जो अप्रूवल आया था उसके बाद होल्ड की राय 850 रुपए का टारगेट है। तो जी एंटरटेनमेंट 170, पेटीएम 850। आप इत्तेफाक रखती हैं इन लेवल से? देखिए जी एंटरटेनमेंट थोड़ा सा जो करंट लेवल है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर करंट लेवल है इसका 100 पर चल रही है अभी, राइट। लेकिन ये तो आज ओपन ही 103 के पास में हो रहा प्री मार्केट में भी। तो वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि 100 से जो इसकी रेंज है, 100 से 105 की जो रेंज है ना, बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा है ये स्टॉक लेवल वाइज। मैं फंडामेंटली इसको नहीं देख रही हूँ, लेवल वाइज स्टॉक बहुत ठीक है, एंट्री बनाई जा सकती है। एंड मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। मैंने तो इसमें 140 का टारगेट दिया था, मुझे याद है, और पहला टारगेट 140 का, उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमको यहाँ पे मिल सकता है वो 190 तक का मिल सकता है। ये 2 टारगेट्स है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो आप रख के चले वो जिसका पुराना स्टॉप लॉस है लाइक 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। 100 से 105 के रेंज को बाइंग कंसीडर करें, एंड 140 से 190 ये 2 टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि आई शुड से कि इस स्टॉक ने फंडामेंटली बहुत सारे बैकलैशेस वगैरह सब चीजें तो हैं, लेकिन इसने अपना वो चार्म नहीं खोया अभी भी। कभी भी आ जाता है मोस्ट ट्रेडेड इक्विटीज में, तो वो है इसमें अभी भी। और ये जब भी ये निकलेगा मेरे ख्याल से ये बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकता है, ट्रेडिंग के हिसाब से इट्स अ गुड पिक। अच्छा, और पेटीएम 850 रुपए का टारगेट आया है। स्टॉक आज फ्लैट खुलने की तैयारी में 762 के आसपास। पेटीएम में करें कि नहीं करें? पेटीएम एक सेकेंड। अच्छा, पेटीएम में मैं बोलना चाहती हूँ, पेटीएम में हम फ्यूचर में लॉन्ग है ऑलरेडी, और ऑलरेडी ये ट्रेड चल रहा है हमारा मेरे। अच्छा, 760। पेटीएम में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक ट्रेड सेटअप अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था न्यूली लिस्टेड कंपनीज के बारे में, वो इसमें ट्रिगर्ड हुआ था, राइट। तो वो जो ईएमए के बेस पर था, तो वो ट्रिगर्ड हुआ है, वो इसमें अभी भी एक्टिव है। मुझे लगता है कि कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे कि इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज हुआ, तो ये सब चीजें फिलहाल इसको वीक रेजिस्टेंस आई शुड से ये जा सकता है, आगे निकलने की पॉसिबिलिटीज अभी भी है। तो बाय करें इसको, यस इसको बाय कर सकते हैं। रही बात कि किस रेंज में बाय करना है, क्योंकि टारगेट तो पता है लेकिन बाय कहां पर करना है, तो आई थिंक 720 और 760 ये एक रेंज है जहां पर अभी भी बाय लिया जा सकता है। डेफिनेटली इसमें टारगेट थोड़े से बड़े मिल सकते हैं। 800 ही नहीं, अगर ये स्टॉक निकल जाता है, इस मंथ की हाई तक निकल जाता है, जो कि मान लीजिए कि स्टॉक अगर 780 के ऊपर क्लोज करता है सक्सेसफुली इस मंथ में, तो ये बड़े टारगेट्स देगा। 800 से 950 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है। स्टॉप लॉस हमारा इसमें होगा 650 का बस, और ये मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। डिस्क्लेमर है मेरा, ऑलरेडी हम इसको फ्यूचर में लॉन्ग है, तो वो बायस नहीं, ऑलरेडी हम इसको 2 हफ्ते पहले हम इसमें लॉन्ग थे, तो वो इस चीज का थोड़ा सा देख लीजिए। पेटीएम में आप कह रहे हैं कि खरीदारी की राय अभी बरकरार है। 720 से 760 की रेंज में अगर ये मिलता है तो आप खरीदिए। 800 का पहला टारगेट, 950 तक दूसरा टारगेट हो सकता है। 650 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप इन लेवल्स के साथ साथ काम कर सकते हैं, और 2 हफ्ते पहले भी इसको खरीदारी की राय दी गई थी, आप चाहें तो इन लेवल्स को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो अभी भी इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके हैं। 2 शेयर में बाजार खुलने से पहले जल्दी से आपकी राय चाहता हूं। एक है आईओबी, जिसका क्यूआईपी लॉन्च हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का ये क्यूआईपी है, जो कि सोर्सेज के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। 42.70 इसका जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है, और 44.42 पर 1.5% ऊपर खुलने की ये तैयारी कर रहा है। एक ये स्टॉक है, और दूसरा है इरिडा में देखें तो इन्होंने परपेचुअल बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। 1247 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। आई थिंक 8.4% का रेट है जो कि फिक्स किया गया है, और कुछ 24.5 करोड़ का इनको टैक्स रिफंड भी मिला है। अभी इन्होंने बोरिंग प्लान भी चेंज किया था अभी 1-2 दिन पहले ही। तो आईओबी और इरिडा पे दोनों पे अपनी राय दीजिए। आईओबी बाय कर लेना चाहिए, अच्छे लेवल पर है, एंड टारगेट 43 पर है। पिछले सेशन में 47 का टारगेट इजीली मिलने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरा टारगेट जो हमको यहाँ पर मिल सकता है, लेट मी गिव अनदर वन। ओके, दूसरा टारगेट जो हमको मिल सकता है वो 49 के आसपास का।
तो 47, 49 ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें जो यहाँ पर रखना चाहिए वो 41 का है। और इरडा? यस, ओके, लुक्स गुड। आई मीन इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे लेवल पर है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा इसमें। इट्स नॉट लाइक कि जैसे बाकी स्टॉक्स में हमने किया ऐसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए अभी 151 पे चल रही है, 136 तक भी अगर ये स्टॉक आता है, जैसे बिजनेस मॉडल की वजह से मैं बोल रही हूँ बात, 136 के पास भी अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पर एक्यूमुलेशन करें अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो ये चीज एक डिस्क्लेमर, एक स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान में रखें। अब इसके बाद में जो इसमें टारगेट मिल सकते हैं हमें, यहाँ पर पहला टारगेट जो मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है, काफी दूर है और अच्छा टारगेट है, 170 का मिल सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। 135 पर आता है, एवरेज करे। 170 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट हमको मिलेगा लगभग 190 का। और ये व्यू जो मैं लेके चल रही हूँ, मैं लगभग 2 क्वार्टर का व्यू लेके यहाँ पर चल रही हूँ। ये स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इसमें पुराना लो जो है यहाँ रखना मेरे ख्याल से वाजिब होगा। 130 का इनफ है, इसके नीचे रखने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट है, ठीक है। 130 का स्टॉप लॉस, 135 के आसपास खरीदे। 170 190 तक के जोन ये टेस्ट कर सकता है और बाजार ने टेस्ट कर दिया है 23,000 का जोन। 107 पॉइंट ऊपर फिलहाल आपको निफ्टी नजर आएगा। 350 पॉइंट की मजबूती, 75,800 पर सेंसेक्स खुल चुका है और 250 अंकों की मजबूती लेकर 49,950 के ऊपर बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले। तो जबरदस्त एक्शन आज बाजार में देखने को मिला है। फेड के जो फैसला आया है उसके बाद चौथा दिन है आज जब बाजार मजबूत होता हुआ दिखा है। 22,400 के आसपास से हम चलना शुरू होते हैं, 22,397 टू बी प्रिसाइज, ये 4 दिन पहले का क्लोजिंग लेवल है और 600 पॉइंट के गेंस जो है निफ्टी में ऑलमोस्ट वहां से हम देख चुके हैं। तो आज हमने 23,000 के दर्शन भी कर लिए है। 23,050 एक लेवल है जो कि बार बार कुछ एनालिस्ट की ओर से निकल के सामने आ रहा था कि ये लेवल पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारी मिथिल दोषी जी से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि 23,050, 23,042, देखिए यही वो लेवल है जहां से बाजार घूमा है। अभी 23,010 के आसपास के लेवल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो 23,050 ये एक लेवल है जिसको पार करना शायद थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा जटिल हो सकता है मार्केट्स के लिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन की हैट्रिक थी उसको आज बाजार ने बरकरार रखा है। चौथे दिन लगातार बाजार मजबूती होता हुआ दिखा है। तो जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, गैप अप ओपनिंग हुई है और सेंचुरी लगाई है बाजार ने। छोटी मोटी बात नहीं है, 3 दिन से हम 500 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं और आज फिर से हमने देखा है कि 100 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में बनती हुई दिखी है। क्या कहेंगे मैम, 23,000 के ऊपर के जो लेवल्स हैं थोड़ा रुकने दे, थमने दे, सस्टेन होने दे, या फिर यहीं पे चढ़ जाएं, सवार हो जाएं बुल पे? नहीं, अभी थोड़ा रुकना बेहतर होगा, बिकॉज 23,040 जो है पहला रेजिस्टेंस है, जैसे सुबह भी हमने डिस्कस किया है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 23,170 है। वहां जाए तो वहां पे बिंदास आप शॉर्ट सेलोराइज कर सकते हैं। बट ये 2 लेवल के रेजिस्टेंस होते हैं। एक पहला जहां पर एक छोटा एक्सचेंज देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मिल चुका है, प्राइस वहां पर ओपन हुआ, गिर रहा है वहां से थोड़ा। तो लेकिन ये एक 23,170 इज की रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नहीं जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो 23,170 मिलता है, वहां पर सेलराइज कर सकते हैं। फिलहाल रुकना चाहिए, अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट्स माय व्यू एज ऑफ नाउ। अच्छा, मतलब अभी कुछ खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना है, 23,070 का वेट करें, अभी बेचना है? बेचना है 23,170 पर। ओके। इंट्राडे ट्रेड है सिर्फ, जी इंट्राडे ही व्यू है। दुनिया यहाँ खरीदने के लिए बैठी मैम कि हम बस मिस कर गए हैं। आप कह रही हैं कि बस करनी है, वहां पे बस करने ये की तो तेजी। आज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से बोला है। बाकी तो जितने भी स्टॉक्स आपने बताए जहां पर मुझे लगा, मैंने आपको बाइंग के लिए ही बोला है, लेकिन नहीं ट्रेडिंग नहीं, के आप हिसाब ऐसे से आप ऐसे चिंता मत करिए। मैं सिर्फ लोगों की भावना ही ना, 99% लोग नीचे खरीदना ऊपर बेचना यही आता है उन्हें, ऊपर बेच के नीचे स्क्वायर ऑफ करना नहीं आता है। मैं तो उस हिसाब से कह रहा था, क्योंकि हो क्या रहा है ना मैम, हर कोई कह रहा है कि अभी रुकिए, अभी 23,600 पार हुआ, 23,670, 23,680 पार होने दीजिए, फिर बोले 23,800 पार होने दीजिए, माफ कीजिए 22,600 पार हुआ, 22,680 पार होने दीजिए, 22,800 पार होने दीजिए, अब 23,000 पार हो गया, 23,170 पार होने दीजिए। वो 22,400 के आसपास से चलने शुरू हुए मैम, 600 पॉइंट से वो कंफर्ट ही नहीं आ पा रहा है, 600 पॉइंट निकल गए। क्योंकि अभी विश्वास नहीं आ रहा है शायद, लेकिन दिस इज द टाइम टू स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने का। मैं तो देखिए, मैं अगर कहीं पर गलत भी होती हूँ तो आई हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, बट मुझे अच्छे से पता है कि मैं बार बार ये बोलूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लीजिए, क्योंकि ये जो सेल अभी मिली थी, इस सेल में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पिक योर स्टॉक वाइजली, क्योंकि पिछली बार या पिछले कुछ सेशंस में मैंने वो मेरे कुछ स्टेटमेंट याद है कि जब हम ये बोल रहे थे कि
मार्केट के डीप इसमें करेक्शन में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो नहीं गिरने चाहिए थे, लेकिन एक डायलॉग था मेरा, जब घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो स्टॉक सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है, उनको खरीदना है अभी, और ओवर वैल्यूड करेक्शन मौका था। मैंने भी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि कुछ स्टॉक्स में एवरेज करूंगी, कहाँ पे कुछ स्टॉक्स में बाय करूंगी, आई एम डूइंग इट। एंड कुछ कुछ स्टॉक्स में जैसे अतुल था, अतुल लिमिटेड, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, आज भी जो स्टॉक पिक आपने लिए वो भी अच्छी क्वालिटी पर अच्छी जगह पर है, इन्वेस्टिंग में पैसा बना के दे सकते हैं वो लोगों को। ठीक है। आज अदानी ग्रुप में हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक से आपको हरे निशान में नजर आएंगे, हालांकि 2.25% ज्यादा कोई ऊपर नहीं है। पीएसयू बैंकों में एक अच्छा रुझान है, सेंट्रल बैंक 3.25% ऊपर है, 2% पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक 2%, ऑलमोस्ट 2% आपको आईओबी भी नजर आएगा, जिसकी हमने बातचीत करी भी थी। इसका क्यूआईपी खुला है, नीचे में खुला है, कुछ 42.76 का फ्लोर प्राइस है, लेकिन स्टॉक देखिए 44 रुपए के ऊपर, 44.5 रुपए के ऊपर 2% मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। पीएनबी 2.25% ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2.25% की मजबूती है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 1.5% के आसपास के गेंस दिखा रहे हैं। तो पीएसयू बैंक मजबूत है। और दूसरी बात है डिफेंस, यहाँ पे जबरदस्त एक्शन है। पारस डिफेंस 7.5% ऊपर है, गार्डन रीच 3% ऊपर है। मैम कोई ट्रेड होगा तो बता दीजिएगा, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को अपडेट कर रहा हूँ कि मार्केट में आज जो शुरुआत हुई है उसमें कौन से स्टॉक्स एक्टिव हैं। डेटा पैटर्न्स 2% ऊपर है, 2% की मजबूती के साथ मजगांव डॉक, बीईएमएल, बीईएल ये स्टॉक्स भी खुलते हुए दिखे, और 2.25% की मजबूती बीडीएल और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ रिसेंट आईपीओस की बात करें तो 2 दिन में हमने देखा था कि वन मोबीक्विक बहुत चला था, 2 दिन के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखा। आज करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी मोबीक्विक के स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन 100 रुपए का लेवल है, 1% की मजबूती के साथ ये लेवल इसने आज पार कर लिया है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलवे एज अ पैक में आज इंडियन रेलवे फाइनेंस यानी कि आईआरएफसी ये 2.25% ऊपर है, टीटागढ़ रेल में भी 2% से ज्यादा की मजबूती है। 2% के गेंस के साथ जुपिटर वैगन्स, जेडब्ल्यूएल, इरकॉन इंटरनेशनल और आरबीएनएल यहाँ पे भी हमने देखा है कि मजबूत शुरुआत ही बनती हुई देखी है। तो बाजार जिस तरह से मजबूत है, जिस तरह से चौथे दिन मार्केट में लगातार आपको देखने को मिला है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्टिव होते हुए दिखे। उसमें जी एंटरटेनमेंट जिसकी हमने बात करी थी, आज रिपोर्ट आई है, उसका इंपैक्ट आप देखिए 5% ये स्टॉक ऊपर है। एरिस लाइफ साइंसेज 10% ऊपर स्टॉक बनता हुआ दिखा है। इसको एक बार मैम आप देख लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जीआरएससी 3% की मजबूती है, मजगांव डॉक मुझे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं एरिस का जो सिंबल है? ERIS, एरिस लाइफ साइंसेज। एरिस, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एरिस लाइफ साइंसेज में 10% का मूव है, आप देख लीजिए मैम, मैं जब तक एक बार अपडेट दे दूं कि मार्केट में किस तरह का एक्शन बन रहा है। रतन इंडिया यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 रुपए का भाव है, 7.5% ये स्टॉक ऊपर है। एनसीसी में 4% की मजबूती, और केसी इंटरनेशनल यहाँ पे भी 6.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत हुई है। अच्छा, आज केबल वाले स्टॉक्स पिटते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलीकैब देखिए 5% नीचे है, 5.5% से ज्यादा केईआई इंडस्ट्रीज, हेवल्स में 5.25% की कमजोरी है। आई डोंट नो कि क्या खबर है, लेकिन केबल वाले जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एचबीएल पावर, एचबीएल इंजीनियरिंग के नाम से जिसे हम जानते हैं, 3.25% ये कमजोर है, 2% नीचे जुबिलेंट फूड है। पेटीएम में हम देख रहे हैं 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। और केनरा कंस्ट्रक्शन में भी 2% से ज्यादा का कट फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच हमने इंटरग्रुप की बात करी थी, जो कि निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, ऐसा नुवामा की रिपोर्ट बता रही है। 1.5% ये ऊपर है, 5073 खुलते ही इसने लेवल छुआ था, जो कि इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई लेवल है जो कि इसने बनाया है। और मुथूट फाइनेंस ने भी 2435 का लेवल छुआ है, जो कि इसका इंट्राडे हाई लेवल है और आज का ऑल टाइम हाई लेवल भी है। कोई भी स्टॉक, अच्छी बात है कि 52 वीक लो पर फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए हैं। यस बैंक हम देख रहे हैं एक्टिव है, 1% ऊपर है, 1.5% जेपी पावर भी ऊपर है, 1.25% सुजलॉन कल की 5% की मजबूती के बाद आज भी ऊपर है। आईआरएफसी की मैंने बात करी, 2.25% ऊपर है। एनएमडीसी में भी हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास के गेंस हैं। और वोडाफोन आइडिया कल जो खबर आई थी उसके बाद थोड़ा सा हल्का हुआ था। खबर ये आई थी कि जो एक सरकार वेवर देना चाह रही थी इनको एजीआर ड्यूज में, वो शायद अब ना आते हुए दिखे। सुप्रीम कोर्ट तो मना कर ही चुका है, लेकिन अब शायद हो चुका है, वो भी शायद कंसिडरेशन में नहीं है, सरकार विचार ही नहीं कर रही है। तो स्टॉक हल्का होकर बंद हुआ था हाई लेवल से, और अभी आप देखिए हल्की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्यादा स्टॉक्स की तादाद ऐसी है जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में भी हम देख रहे हैं मैम कि अब जो अपमूव है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 135 पॉइंट के गेंस फिलहाल निफ्टी में नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, 23,035 का लेवल है, 127 पॉइंट के गेंस है। 23,042 अभी हाई लेवल है, जो कि हमने शुरुआती कुछ मिनटों में छुआ था, अभी भी वो इंटैक्ट है, लेकिन ये लेवल पार होता नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट देखना। एरिस लाइफ साइंसेज आप मैम अगर चार्ट देख पाइए तो उस पर अपनी राय दीजिए। यस, तो एरिस में देखिए चार्ट इज स्ट्रॉन्ग, और उसके गिवन दैट जिसमें एफआईआई की होल्डिंग है, मैं उसको थोड़ा और डीप डाइव कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग क्यों है इतने मार्केट में भी।
राइट। क्वेश्चन तो आता है कि गिरा क्यों नहीं उस लेवल से जितने बाकी स्टॉक गिरे। तो एफआईआईज ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए हैं, ओके राइट। सो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 2%, 1.75% का ऑलमोस्ट इन्होंने नेट इंक्रीज किया है अपनी होल्डिंग्स में, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। एंड जो इसके वैल्यूएशन के वाइज है, वो वैल्यूएशन तो अभी भी ज्यादा है। मुझे फिलहाल के लेवल पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस लेवल पर बाय कर ले तो यहाँ पर हमें कोई डिप नहीं मिलेगा, मिलने की पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज जो पैटर्न्स मैं यूज करती हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये प्राइस सस्टेन होता है, तो शायद सस्टेन होने में डाउट है। तो आई थिंक कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप पार्ट्स में जाएं इंस्टेड ऑफ कि जो भी आपने इसके लिए एक व्यू बनाया है या कोई कैपिटल एलोकेशन रखा है बाय चांस, तो उसको 100% अभी डिप्लॉय ना करें फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो इसको पार्ट्स में जाएं, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक आपको 10 से 15% का डिप अपने करंट प्राइस से दिखाए। वो हो सकता वाली बात है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है। पुराना प्राइस एक्शन देखेंगे, सब चीजों को समझते हुए ये पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है। तो करंट प्राइस है 1475 का, 1475। बाय चांस ये स्टॉक आपको करेक्ट करता है थोड़ा बहुत, जो कि 1300 का लेवल आ सकता है। एज आई सेड 10 से 15% का करेक्टिव हो सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइस एंड इट्स करंट वैल्यूएशन। तो वो वहां पर एवरेज करके चले एंड फिर इसको होल्ड कर लें, क्योंकि जो पैटर्न्स बने हैं बेरिश फ्लैग वगैरह वो सब ठीक लग रहा है। मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, ये स्टॉक उतना नहीं गिरा, और इस गिरती मार्केट में एफआईएस ने इस स्टॉक में बाइंग की है। तो ये सब चीजें जो है पॉजिटिव इंडिकेशन देती हैं अबाउट द स्टॉक स्ट्रक्चरिंग। तो इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्ट करें आप, मेरे ख्याल से 1700 के लिए इसको होल्ड करना इज नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। 1700 के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है एंड उसके बाद में ट्रेलिंग का यूज करें। उसके बाद कितना जाएगा आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबी रैली को चेस करेगा, इसके बाद ट्रेलिंग को यूज करें। तो करंट ठीक है प्राइस पर अगर बाय करने का प्लान है, बाय करने के साथ साथ 1300 का लेवल एवरेजिंग का होगा। स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली होगा वो है आपका 1210 का। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करना है। तो 1700 तक आप कह रहे हैं कि एरिस लाइफ साइंसेज जा सकता है, ये इसका टारगेट यस हो गया, और स्टॉप लॉस यस इसका हो गया 1210 का। आप यहाँ भी लीजिए, और थोड़ा अगर आप चाहें तो नीचे आता है तो और भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी ठीक है, तो बाय मतलब एक्यूमुलेट ही कहना चाहिए, फिर बाय नहीं, मतलब यहाँ पे भी लीजिए थोड़ा आप। एवरेज बोल सकते हैं उसको। हाँ, एवरेज आपने 1300 के आसपास बोला था। हाँ जी ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस उस केस में बनेगा 1210 का। ऊपर में 1700 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। एक्यूमुलेट मतलब यहाँ भी खरीदिए, थोड़ा नीचे में 1300 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी ऐड करके आप चल सकते हैं। अच्छा, पारस डिफेंस में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? क्योंकि वो स्टॉक भी आज बहुत एक्टिव होता हुआ दिखा है। मैं इसके नंबर्स देख रहा था, नंबर्स इनका ऑलमोस्ट 6 करोड़ वाला जो मुनाफा था वो 14 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा था। 2 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ा है। और अब जब बाउंस बैक आ रहा है मार्केट में, डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं, ये स्टॉक बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए अभी भी इसमें बाइंग ले सकते हैं। अगर आप डेटाबेस में चेक कर पाएंगे तो क्या 3-4 हफ्ते पहले पारस डिफेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये तो क्योंकि मेरे 1600 रुपए स्क्रीन पर मुझे तो 1600 रुपए के लेवल भी याद आते हैं, अगर सही मुझे याद है तो। या तो आपने यस पारस डिफेंस पे बोला था या डेटा पैटर्न्स पे बोला था, कुछ तो बात हुई थी। डेटा पैटर्न्स दोनों पर मैंने बाइंग ही बताया था। और मेरे ख्याल से मेरे स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है कि 1000 का पहला टारगेट जो है वही हो गया है आज। तो डेटा पैटर्न्स दैट मुझे वाज याद है, आपने डेटा पैटर्न्स को कहा था 1600 रुपए तक जा सकता है, जो 1700 हो गया अभी। यस। तो पारस is still bullish. There is nothing to worry about this one. Keep holding if you are holding it, because the pick अच्छा है आपका and it is likely to continue its rally, because डिफेंस में मतलब कुछ ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये इसका लीड कर रहा है फिलहाल के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमारे इसरो वगैरह के साथ में है। सो इट इज क्वाइट गुड टू होल्ड। I think if you are holding it, continue to hold. It is going to give you, a very significant return in couple of months, in couple of quarters. तो इसको होल्ड अभी भी किया जा सकता है। 23,050 आ गया मैम। अभी टाइम है, 23,170 पर ही मेजर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। नहीं, मेरा काम है हाईलाइट करना। 23,050 मैं आपको मेरी स्क्रीन पर, मेरा स्क्रीन का सेटअप है टोटल, जो मेरा जहां मैं अभी हूँ, 2 लैपटॉप्स हैं, 2 बिग स्क्रीन है, 2 टीवी वाले स्क्रीन से पूरा सेटअप लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, मेरा काम है हाईलाइट करना मैम। मेरी इतनी समझ होती तो मैं ही इस चीज को बता देता, तो ये आपका नहीं काम नहीं है। है। मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ आपको
कि 23,050, क्योंकि सुनता आ रहा है ना, वो लेवल्स दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, बार बार सुनते हैं ना वो लेवल्स। तो एक समय था जब वो 22,800 सुनता था सपोर्ट के तौर पर, फिर वो रेजिस्टेंस बन गया, वो 22,800 पार हुआ, वो 23,000 भी पार हो गया, 23,050 सुनने में आ रहा था, अब 23,170 नया वर्ड आ गया कि 23,170 पार। ओके ओके 22,400 से सुनते आ रहे हैं और 700 पॉइंट ऑलमोस्ट निकल गए। मेरा दिक्कत वहां पे, पेन वहां पे होता है मैम, कि 22,400 के आसपास से शुरू हुआ, ये निकलने दीजिए, ये निकलने दीजिए, ये भी निकल गया, अब 23,050 भी निकला, अब 23,170 आ गया। तो 23,170 खुदा ना खास्ता अगर आ गया ना, मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आ जाए, तो आ 22,400 से जाएगा, आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 22,400 से 22,397 टू बी प्रिसाइज जो लेवल है, आई थिंक जहां से हमने शुरू की थी ये रैली, ये वाली, ये वाला रैली, हाँ हाँ। तो 22,397 वाला अगर ये 23,170 हो गया, तो 600 और 170 770 पॉइंट हो जाएंगे मैम। 770 पॉइंट लग जाएंगे क्या कॉन्फिडेंस लाने में? ये सवाल मुझसे है क्या? हाँ, आप ही या से है फिर वो, तब भी क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या? सी, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ कि जो ट्रेडिंग के मायने से जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने समय समय पर दिए हैं, एंड दैट गॉट हिट। और अभी प्राइस टर्न हो चुका है, आई शुड से दिस, प्राइस अभी टर्न हो गया है, इसको ट्रेड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ। और अब क्योंकि यहाँ आपके साथ अभी देखिए कितना दिन हो गया इसको मूव करते हुए, निफ्टी जो है एक हफ्ते से ऑलमोस्ट मूव कर रहा है, राइट? पिछले लो से अगर हम देखेंगे तो उसके बाद साइडवेज था, तो मैं पिछले हफ्ते आई थी यहाँ पर। वैसे तो मैम 21,964 ये लो था, जो कि रिसेंटली हमने टच किया है, 21,964 का। वहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, उससे ज्यादा ही हो चुकी है। लेकिन ये जो मैं 22,397 का लेवल बोल रहा हूँ ना, ये था 13 मार्च को, आई थिंक, हाँ 22,397 की क्लोजिंग थी 13 मार्च की। वैसे लो देखा जाए तो 22,377 का था, चलो हम 22,400 मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 600 पॉइंट ऑलमोस्ट निकल चुके हैं वहां से 13 मार्च से। आज हम पिछले 13 मार्च मतलब पिछले थर्सडे की बात है, तो पिछले थर्सडे तो आप हमारे साथ थी ही, उसी दिन ये क्लोजिंग आई थी 22,397 की, और आधे % के आसपास नीचे हम बंद हुए थे, और वहां से अब हम 600 पॉइंट एक हफ्ते के अंदर ही आ चुके हैं ऊपर। हाँ, तो अभी भी जगह है। अब मैं ये आपको कैसे बताऊं कि इस बीच में मैं तो लोगों को ट्रेड्स दे चुकी हूँ, इंडेक्स में जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उनको हमने दिए हैं ट्रेड्स, लेकिन ये जो नहीं एक मैम, फिर हफ्ते का गैप है मैम ये ना, नहीं, फिर आपको ये शिकायत, आपको मैं सामने, सबके सामने, हमारे दर्शकों के बीच और आपके भी यूजर्स अगर देख रहे हैं उसके बीच में कहना चाहूंगा। मैंने आपसे बार बार पूछा, मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा हूँ आपसे, हमारे दर्शकों के बिहाफ पर, प्लीज गो ठीक है? अहेड। मैंने बार बार आपसे पूछा कि कोई ट्रेड है, कोई ट्रेड है, कोई ट्रेड है। मार्केट खुलने से पहले भी, बाजार सेटल हुआ तब भी मैंने पूछा, और बाजार जब खुला तब भी आज आपने नहीं बात कर ग्रोवर जी, आज नहीं, इस पूरे हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ। इस पूरे हफ्ते में अप साइड के ट्रेड्स में दे चुकी हूँ मेंबर्स को। तो आई मीन ये जो मूव है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये जो मूव है एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हमने इसको वेस्ट नहीं किया, वी हैड कन्वर्टेड दैट इनटू ट्रेड्स, दे दिए हमने मेंबर्स को ट्रेड। मतलब अगर पिछली बार जब अब आप हमारे साथ जुड़ी थी, तब अगर किसी ने सुन के अगर आपको फॉलो किया होगा, तो वो मुनाफे में होगा, मतलब मुनाफा बनाने की कोशिश में होगा, और आप कह रहे हैं कि मुनाफा बनाना है 23,170 पर, जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर आपके पास है, और हाई लेवल्स पे शॉर्ट करनी है। यस, और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, देखिए जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग, जो आपने एक वर्ड यूज किया है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो जोन है वो है 23,400। इससे पहले अपनी स्विंग पोजीशंस को बुक करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे इज डिफरेंट, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको बुक करनी है तो 23,400 इज दैट रेजिस्टेंस। जब तक वो नहीं आता तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अभी भी कैरी करें आप। ठीक है, परफेक्ट है मैम। चलिए, सारा गुस्सा गिला वापस, माफी चाहता हूँ आपसे, मैंने थोड़े कठोर शब्द यूज। इट्स ओके। मुझे देखिए, मैं याद दिलाती हूँ जो यूजर रेगुलरली देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब प्राइस आप, जो लोग एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं उनको पता है दैट राइट नाउ दे आर इन अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 पॉइंट्स गेन। व्हाई? क्योंकि जो एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी मैंने बताया था कि अब यहाँ से आप न्यूट्रल हो जाइए, और न्यूट्रल में करंट मंथ के
एट द मनी कॉल एंड पुट खरीदें, वो होगा कहीं ना कोई कॉल आपके वीडियोस में मिल जाएगा वो, तो वहां पर न्यूट्रल व्यू रखें, क्योंकि अब निफ्टी यहाँ से 3 से 3.5% का मूव, 3 से 5% का मूव कर सकता है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट लगभग 4.5% का मूव हो चुका है। तो अगर लोग आपको ठीक से फॉलो कर रहे हैं और हमारी बातों को ठीक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में है, वन। सेकेंडली, जो फ्यूचर हम लोगों ने शॉर्ट किया था, उस ट्रेड ने भी लगभग मेरे ख्याल से 350-400 पॉइंट निफ्टी में भी दिया है। तो कुछ लेवल पर डायरेक्शनल होना चाहिए, कुछ लेवल पर न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने फिर भी बोला था कि ये जो मूव आएगा ये शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव होगा, तो यहाँ से न्यूट्रल रहिए, मूव में पैसा बन जाए बस इतना रखिए। एब्सोल्यूट टर्न अराउंड हो रहा है वो एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैंने तो आपकी वो शीट खोल ली, आपने जो एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी भी दी थी ना, निफ्टी का 22,650 का पुट दिया था, 22,450 का आपने कॉल खरीदने के लिए कहा था, वो स्ट्रैटेजी भी मेरे सामने आ गई है, जो आपने कहा था कि बाय निफ्टी 100 पॉइंट इन द मनी कॉल पुट। इन द मनी, बोथ साइड इन द मनी। ठीक है, मौका आ गया मैम, अभी 25 मिनट बचे हुए हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखिएगा। इस बीच हम बाजार को देख लें तो 150 पॉइंट के गेंस हो चुके हैं, तो 23,050 का लेवल भी हम डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड करने लगे। 550 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, और निफ्टी बैंक में भी आप देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा की जो गेंस है वो देखने को मिला। इनफैक्ट एक चीज ना, कल भी मैं एक एनालिस्ट से डिस्कस कर रहा था मैम, वो ये है कि हर लेवल पे ना जो पुट वाले हैं, जो मंदी करने वाले हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए जा रहे हैं। 22,800 पर हुआ क्या कि 22,800 पर कई लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिखे, जिस वजह से हमने 22,800 से 23,000 का जो लेवल है बहुत स्विफ्टली कवर किया। अब क्या हो रहा है कि 23,000 वाले जो लोग हैं ना, वो जल्दी से सरेंडर करने वाले नहीं थे, ऐसा लग भी रहा था। इसलिए बाजार आप देखिए आज सुबह जब खुला तो 23,042 पर एक बार की बाजार रुककर थोड़ा सा नीचे भी जाता हुआ दिखा। अब आप देखिए जैसे 23,050 पार हुआ है, 23,070 के लेवल्स ऑलमोस्ट आप देखिए कितनी स्विफ्टली, कितनी जल्दी आते हुए दिखे हैं। तो जो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं ना मंदी वाले, जो पुट वाले हैं, अब वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। यही कारण है शॉर्ट कवरिंग का, यही सबसे बड़ा मजा है कि जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं ना, तो मूव्स ऊपर की ओर बहुत स्विफ्टली आते हैं। तो जैसे एक पैनिक मचता है ना बाजार में, जो एक डर फैलता है, वैसे ही अब जो तेजी है ना, जो मंदी वालों के बीच में पैनिक मचाती है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, फिर बहुत स्विफ्टली मूव्स आते हैं ऊपर की तरफ, और वैसे ही कुछ मार्केट में देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया मौका है, हम डिस्कस कर लेते हैं इसी मौके पर हॉट स्टॉक्स को। पिछले हफ्ते की शीट बता रही है कि हमने जब आपसे डिस्कस किए थे हॉट स्टॉक, तो हमने पीएसयू स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, आपने कुछ हाईलाइट भी किया था। और आज हमारा जो फोकस है ना, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल के लेके आया हूं जहां पे प्रमोटर्स की ओर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, यानी कि प्रमोटर्स खरीदारी करके चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए या अट्रैक्टिव नहीं फॉर दैट मैटर, काफी हाई लेवल से गिर चुके हैं, और वहां पर ट्रेडर्स तो एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं, लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट आ ही रहा है। कुछ डीआईएस की ओर से भी इंटरेस्ट आया, हमने लगातार पिछले कुछ हॉट स्टॉक्स के एडिशंस में आपको बताया भी है कहां फरवरी के महीने में डीआईएस की ओर से, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी की गई है, कितनी क्वांटम में खरीदारी की गई है। एक दिन हमने आपको बताया था कि किन किन स्टॉक्स में खरीदारी की गई है। एक दिन ऐसा भी आपको बताया था कि जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी हुई है, जहां पे म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी महीने में, वो नंबर्स भी हमने आपके सामने इंडिकेट किए थे। अब वो नंबर आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर प्रमोटर्स की ओर से भी खरीदारी हो रही है। प्रमोटर के पास एक विंडो होता है, क्रीपिंग एक्विजिशन जिसे बोलते हैं। एक साल में सेबी कोई भी कंपनी का प्रमोटर एक साल में अगर 5% तक हिस्सेदारी खरीदता है तो उनको अलाउड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5% के ऊपर अगर स्टेक एक साल में खरीदा जाता है विद इन अ ईयर, तो फिर एक ओपन ऑफर ट्रिगर होता है प्रमोटर की ओर से। तो 5% का जो विंडो है उसको बहुत सारे प्रमोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टेक्समैको इंफ्रा एक नाम है मैम, जो कि आई थिंक 1-2 दिन पहले भी नाम खबर आई थी ये कि हिस्सेदारी खरीदी गई है प्रमोटर्स की ओर से। 50,000 शेयर उनकी ओर से खरीदे गए हैं। लाओपाला आरजी, यहाँ पे भी 10,000 शेयरों की खरीद है। ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर बालाजी अमीन्स के प्रमोटर ने खरीदे, ये 12 मार्च की खरीद है। 26,000 शेयर खरीदे गए हैं इंडोको रेमेडीज के प्रमोटर्स की ओर से। 17 मार्च का ये डेट है, और परसों के दिन यानी कि 18 मार्च को पैसालो डिजिटल 5.5 लाख शेयरों से ज्यादा की खरीद यहाँ पर भी होती हुई दिखी। इनफैक्ट हमने कल आपको रिपोर्ट भी किया था ये चीज, पैसालो डिजिटल वाला। तो मैम ये 5 शेयर पहले हैं जहां पे प्रमोटर्स की ओर से खरीदारी देखने को मिल रही है। अब आप अपने पैरामीटर्स लगाइए और हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए कि प्रमोटर्स तो खरीदारी कर रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि प्रमोटर से बढ़िया कोई अपने धंधे को नहीं समझता है, अपने बिजनेस को नहीं समझता है। सबसे बढ़िया आइडिया, सबसे ज्यादा बुलिश भी इनफैक्ट एक प्रमोटर ही होता है, भले वो कंपनी डूब भी जाए। काफी सारे केसेस हमने देखे भी हैं, लेकिन इन कंपनियों में जो लिस्ट हमारे सामने है जहां पे प्रमोटर्स का बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, आंकड़ों समेत हम आपको बता रहे हैं,
कोई ऐसा नाम जो आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर आप एक एक करके डिस्कस करना चाहें? मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। मेरी स्क्रीन पर मुझे एक बार स्टॉक सारे ले लेने दीजिए। एक और पेंडिंग है विच इज इंडिगो। ओके, सो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिगो से। ओके, इंडोको रेमेडीज है मैम वो। इंडोको रेमेडीज। फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा एक बूस्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए इस स्टॉक में बाइंग दिख रही है कि यहाँ पर आप बाइंग ले सकते हैं। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि इसको इग्नोर किया जा सके। सो करंट प्राइस इंडिको का है इसका है 235। ठीक है, 235 से स्टॉप लॉस जो हमको मिल रहा है बहुत ही क्लीन स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मिल जा रहा है 210 का। 210 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 260 फर्स्ट। एंड दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दूसरा टारगेट जाएगा थोड़ा सा और दूर विच इज लाइक 275। ये दो टारगेट्स के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। करंट प्राइस पर भी बाइंग ली जा सकती है। ठीक है, यस, दूसरा स्टॉक है लाओपाला। ओके, इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। आई मीन इट्स लुकिंग वेरी गुड एट करंट प्राइस ऑल्सो, जो कि अभी है आपका 222 का। 222 का करंट प्राइस है। यहाँ पर थोड़े बहुत अगर डिप्स आते भी हैं लाइक 5% 7% का, अगर इसमें डिप मिल रहा है एक्यूमुलेट ही करें, सेल बेचे ना इसको, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की, जिसमें कि हमें पहला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज हायर है, वो है 240। एंड दूसरा टारगेट जो मोमेंटम में मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी वो होगा 252 का। ये दो टारगेट्स हमको इजीली मिलेंगे। इसके बाद ट्रेल करें एंड 270 का वेट करें। और ये जो टेन्योर लगेगा, इसको 4 से 5 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं इस स्टॉक को ये मूवमेंट करने के लिए। स्टॉप लॉस इसी वीक का लो मेंटेन कर लें, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस वीक का ओपन प्राइस जो था 207 का, 207 स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 240, 252, 270 ये 3 टारगेट्स के लिए वेट करें। ठीक है जी, पैसा लो और 3% अप है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। आई मीन या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाइंग लेना है तो एक लेवल का वेट करें, जो कि होता है आपका करंट प्राइस जो इसमें पैसा लो में चल रहा है 35.61 है। मेरा व्यू होगा कि अगर ये 3650 के ऊपर क्लोज करता है तो इसके ऊपर बाय ले लें। एंड जो स्टॉप लॉस बनेगा इसमें फिर 34 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड किया जा सकता है फॉर फ्यू डेज। इसमें के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है फिर 39 पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट लगभग 43 के पास में। ये दो टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं, बट लेट इट क्लोज अबव 36.50। ठीक है, फेयर इनफ। एंड दूसरा स्टॉक आपने बताया था टेक्स इंफ्रा, राइट? टेक्समेको इंफ्रा, यस। क्या ये अभी 103 के पास में चल रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ मैम, एक मिनट जी। में स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। टेक्समेको इंफ्रा 103 रुपए 87 पैसे। यस, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई मीन थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर ये डिप देता है तो उसको, देखिए ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक थोड़े से 10 से 5% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। तो जो एक बेस पर जिन्होंने बाय किया है उनके लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जो स्विंग के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है, और वहां पर 5 से 10% का जो डिप है जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ सकता है, तो वो चीज को कंसिडर करते हुए 103 पर अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो ध्यान में ये रखें कि हो सकता है कि आपको 97 तक मिले वापस, 1 वीक 2 वीक 3 वीक जब भी टाइम लगे। तो वहां पर थोड़ा एवरेज कर ले, थोड़ा क्वांटिटी को और एक्यूमुलेट कर ले। एंड इसके बाद में जो इसका स्टॉप लॉस रखना है, कंबाइंडेड स्टॉप लॉस, वो मेंटेन करना होगा हमें 89 का। एंड एक्सपेक्ट द टारगेट्स ऑफ मिनिमम 112 का पहला टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज हाई बनेगी। एंड दूसरा टारगेट शायद इसमें 114 तक मिल सकता है इजीली। करंट प्राइस पर अगर आप एंट्री नहीं लेते हैं और एक्यूमुलेशन एवरेज करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पॉसिबिलिटीज है वो मिस हो जाएंगी। इसीलिए मैं इस चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर करंट प्राइस पर ले रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्राइस एवरेज करने का मौका दे, उसको एवरेज की तरह से ही ले एंड फिर होल्ड करें टारगेट के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप
कुछ दिन तो लेट है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लेट है। ठीक है, फेयर इनफ। तो थोड़ा Yes. मूव आ चुका है, गिरावट पे खरीदिए, 103 के करीब खरीदें और नीचे हो सकता है 97 तक भी आपको एवरेज करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा चलने के बाद हो सकता है हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए, तो आप उस केस में 89 का स्टॉप लॉस रखिए। बाद में जब गिरावट पे नीचे 97 तक मिलेगा तो फिर आपको टारगेट 112 114 तक के देखने को मिल सकते हैं। एक बालाजी अमीन्स रह गया मैम। बालाजी अमीन्स कुछ बोलते हैं, कुछ ओके, अमीन्स अमीन्स ही है, ठीक है, ओके। मेरा इस पे बाइंग व्यू है और CP is as equivalent to almost sector, which is a good indicator. कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, which is again a good indicator. नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज उसके कंपैरिजन में उतना डिप नहीं हुआ है, परसेंटेज बाय डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है जो कि, तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय कॉल, बाय रेटिंग है इसमें मेरी तरफ से तो, एंड इट मे गो। अभी ये 1260 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से मैं इसको कंसिडर भी करना चाहूंगी अपने खुद के मेंबर्स के लिए भी, एंड इट विल गिव अस अ ट्रेड टारगेट ऑफ 1310 का पहला टारगेट हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर, एंड दूसरा टारगेट फिर आप ट्रेल करके होल्ड कर ले, एट कॉस्ट होल्ड ट्रेल कर ले एंड होल्ड कर ले, क्योंकि वो टारगेट काफी दूर है, परसेंटेज वाइज भी काफी अच्छा है, जो कि है 1650 के पास में। तो मैं करंट प्राइस से अगर इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ऑलमोस्ट 28% का अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है करंट प्राइस से भी। तो आप अब इसको स्ट्रेटेजिकली चले, क्योंकि मूव ये थोड़ा सा बड़ा होगा, स्विंग के हिसाब से होगा जी। इसका स्टॉप लॉस बता दीजिए। इसका स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए यहाँ पर 1160 1160। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी लिस्ट में ना मैम कुछ नाम और भी हैं, आप एक एक करके अगर करेंगी तो डिस्कस आई थिंक थोड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, कोई बात नहीं। अपने चार्ट्स आप लगा लीजिए, उसमें से जो बेस्ट आपको 1 2 3 कोई भी लगे, 1 2 या 3 जो भी। टाइम टेक्नोप्लास्ट है जहाँ पे 54,000 शेयर प्रोमोटर्स ने खरीदे हैं। रिशिल डेकर है 1.1 करोड़ शेयर, नंबर बड़ा है। और त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लाख शेयरों की प्रमोटर की खरीदारी है। सेनको गोल्ड यहाँ पे भी हमने देखा है कि हाल फिलहाल जो पिटाई हुई उसके बाद 80,400 शेयर प्रमोटर्स की ओर से खरीदे गए। 18 मार्च को ये हुआ है, और 11 से लेकर 17 मार्च के बीच में महाराष्ट्र सीमलेस के प्रमोटर्स ने कुछ 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इसी तरह से 17 मार्च को पूनावाला फिनकॉर्प में भी 2 लाख शेयरों की प्रमोटर्स की ओर से खरीदारी हुई है। तो ये कुछ 5-6 स्टॉक्स और हैं, इनमें से कोई 1 2 या 3 जो आपको अच्छे लगते हो? ठीक है, मेरी स्क्रीन पर अभी सेनको है। सेनको इज अ गुड लेवल टू बाय। अगर पहले मिस किया था पहली रैली तो इसको अभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, करंट प्राइस है 275, गो फॉर इट। मतलब मेरे हिसाब से तो इट विल गिव अ वेरी गुड गेन, जिसमें कि स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना होगा 230 का, यानी इस हफ्ते का लो। अगर इस हफ्ते का लो निकलता है, विच इज अनलाइकली, अगर इस हफ्ते का लो निकलता है तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, वापस से 275 के आसपास जब भी मिले बाय कर सकते हैं। इट्स नॉट, ये पैटर्न बनेगा जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी विजुअलाइज हो चुका है, तो यू नो 275 पर भी इट्स अ गुड बाय। 223 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट जो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा हमारे लिए, कम से कम पहला टारगेट यहाँ पे जाएगा 3, यस, ये वाला हाई आना इजीली है, विच इज 310। पहला टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकता है, इसके बाद में दूसरा टारगेट 350 के पास में। तो ये लेवल है, ये इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 230 का है, जो वीकली लो है 223, 223 223 का, ठीक है। और तो कोई नाम नहीं है जो कि कंसीडर किया जा सकता है, जो मैंने आपकी लिस्ट आपके सामने रखी? टाइम टेक्नो, एक आपने टाइम टेक्नो बोला है, फिलहाल इसको अवॉइड कर सकते हैं, डोंट बाय इट एज ऑफ नाउ, वीक लग रहा है। एंड दूसरा आपने रशियल दिया है, यहाँ पर भी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, जैसे कि इसको हम लोग कंसिडर टू बी कंसिडर्ड लिस्ट में रख सके, तो रशियल को भी अभी फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बस आप त्रिवेणी टर्बाइन देख लीजिए। त्रिवेणी, ओके, 570 के पास चल रहा है, राइट? 500 जी, 568.90 यस। तो यहाँ पर भी अभी दिस इज नॉट एग्जैक्टली द राइट टाइम। इसके पैटर्न, इसके मोमेंटम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे ख्याल से इसको अगर बाय करना ही है तो वेट करिए, ये स्टॉक हो सकता है जल्दी आ जाएगा,
460 से 470 की रेंज में जब आए तभी बाय करें, फिलहाल अवॉइड करें। ओके, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि टाइम टेक्नोप्लास भी वीक नजर आ रहा है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन में भी 460 से 470 तक का इंतजार करें। सेनको गोल्ड को आप जरूर खरीद सकते हैं, 275 के आसपास है। 223 जो कि वीकली लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको 310 350 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। और उससे पहले जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उसमें 4 नाम थे। बालाजी अमीन से इसको आप खरीदे तो 1310 1650 तक के टारगेट हैं। टेक्समैको इंफ्रा यहाँ पर गिरावट पर 103 के करीब आप खरीदे, 97 तक एवरेज करें। फिर 89 का स्टॉप लॉस 112 114 तक जा सकता है। पैसा लो डिजिटल को अवॉइड करें, या फिर 3650 पार हो जाए, ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो फिर आप इसमें खरीदारी करें। उस केस में 35 का स्टॉप लॉस 39 43 तक के टारगेट होंगे। और ला उपाला आरजी यहाँ पे भी प्रमोटर्स की खरीदारी का इंटरेस्ट है। 5 से 7% की गिरावट पर आपको खरीदारी करनी है। 240 252 270 ये इवेंचुअल टारगेट्स हैं। 207 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो प्रमोटर्स की ओर से कुछ स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट जारी है। कहाँ आपको खरीदारी करनी है, कहाँ आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, वो स्टॉक्स हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है। चलिए इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाजार स्पीच अगर हम देखें तो हाई लेवल से जो आज हाई बना निफ्टी का 23,071 के आसपास का, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो 23,020 के आसपास के हैं। तो 23,070 के आसपास से निफ्टी नीचे आया, 50 पॉइंट के गेन सरेंडर किए हैं, लेकिन अभी भी 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। मैम मुझे पता है आज आपको जल्दी जाना था, आपने रिक्वेस्ट भी किया था। दो चार क्वेश्चन है हमारे दर्शकों के, वो मैं जरूर लेना चाहूंगा जो काफी देर से कर रहे हैं। पहले रणवीर जी का सवाल आपके सामने रख रहा हूं और कह रहे हैं कि आई हैव 120 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एट 1750। 1750 पे मैम इन्फोसिस ले रखा है, एवरेज करने का लेवल बता दीजिए। तो इन्होंने एवरेज करने का भी सोच लिया है, तो आप इनको राय देंगी? वैसे ज्यादा दूर नहीं है वहां से, 100 पॉइंट ही दूर है वहां से। एक सेकेंड, आप यहाँ पर एवरेज कर लीजिए, ये अच्छी जगह है। यहाँ पर एक मूवमेंट हो सकता है कि मिल जाए हमें। तो करंट लेवल 1623 का है। बाय सम अगर आप चाहें तो परसेंटेज आई डोंट नो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन जो भी आपको लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग किया जा सकता है। और मैक्सिमम डिप जो आप एक्सपेक्ट करें, अगर क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग के लिए बोला है और आप यहाँ पर एवरेजिंग भी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिप आपके ध्यान में रहना चाहिए। जो यहाँ पर आ सकता है वो 1440 का एक लेवल है। इससे ज्यादा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम ये लेवल आएंगे अच्छा खासा ये मूवमेंट कंसोलिडेशन, बहुत सारी चीजें होंगी इस बीच में। 1-2 क्वार्टर, शायद 2-3 हफ्ते, 2 क्वार्टर लग जाए शायद इस चीज को होते होते। तो मैक्सिमम डिप यू कैन कंसीडर टू 1440 का, यानी 1440 का करंट प्राइस पर एवरेजिंग की जा सकती है। नॉट बैड। ठीक है, मौजूदा सर पर आप कह रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं। यस। कल ना मेरी आईटी सेक्टर को लेकर बातचीत हो रही थी। आई थिंक हमारे साथ मिथिल दोषी जी थे सेंट्रम ब्रोकिंग से। वो कह रहे थे कि इंडेक्स में शायद अभी 2 से 3% और फॉल की गुंजाइश है। उस बीच हो सकता है 5 से 7% स्टॉक गिरते हुए दिखे, लेकिन आज एक बाउंस बैक आ गया, क्योंकि यूएस से जिस तरह का न्यूज फ्लो है उसी के ऊपर ज्यादातर ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। वहां पे स्पेंडिंग किस तरह की होगी या फिर ग्रोथ को लेकर जो नंबर्स आते हैं उसी के ऊपर पूरा दारोमदार रहता है। वैसे करेक्शन भी हो चुका था, एक बाउंस बैक भी है आज। ओवरऑल आईटी एज अ पैक को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि इन्फोसिस की बात आई है तो हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि 4600 वाला 3500 के नीचे टीसीएस मिल रहा है, तो हर कोई सोचता है कि क्या इनफ हो गई गिरावट? क्योंकि पिछली बार के जो लोगों की गलतियां हैं, जो सवाल हमारे पास आते हैं, गलती कोई भी कर लेता है कि 350 तक स्टॉक चला गया था, 250 के आसपास आ गया, 225 पे आ गया, 200 पे आ गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको ले लेते हैं, फिर 100 रुपए पे भी आ जाता है। बड़े बड़े नाम है इसमें, इरडा जैसे नाम, इसमें आईआरएफसी जैसे नाम भी है, आरबीएनएल जैसे नाम भी हैं, जहां पे आपने गिरावट में खरीदने शुरू किए और वो और नीचे गिरावट में आ गए। तो टीसीएस में ये सवाल इसी तरह से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4600 वाला 3500 के नीचे टीसीएस ले लें या भी और रुकें? देखिए, मैं पहले आईटी सेक्टर का बताना चाहती हूँ कि आईटी सेक्टर का इंडेक्स क्या कह रहा है, राइट? तो फिर वेटेज वाइज उस चीज को फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आईटी इंडेक्स जो चल रहा है वो 36,684 के पास 36,840 के आसपास चल रहा है अभी। एंड IC8 कि अगर ये हमें आज के इंट्राडे में 37 के ऊपर क्लोज करके दे देता है, तो ये
और थोड़ा ऊपर जा सकता है, जिसमें कि पॉसिबिलिटीज बनती हैं कम से कम 37,500 के पास जाने की पहली पॉसिबिलिटीज बनती है। एंड फिर ये जा सकता है दूसरा 38,600 के पास तक भी। तो ये तो है इंडेक्स वाइज। अब स्टॉक स्पेसिफिक चीजों को अगर देखना है तो स्टॉक कितने लेवल पर है, क्या स्टॉक भी निफ्टी के उसी पैटर्न, इंडेक्स के उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं नहीं, वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो अभी आपने मुझे टीसीएस बोला है कि टीसीएस को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टीसीएस में सेम चीज मुझे लग रही है कि टीसीएस, पहली बात तो आईटी का एक बड़ा नाम है, इंडेक्स का बड़ा वेटेज है इसके पास में, एंड इट इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, डबल बॉटम वगैरह ये सब चीज है। प्राइस जो दिखा रहा है उसके साथ साथ उनके पीई मैच होने चाहिए, उनके जो दूसरा जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो मैच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पी थोड़ा सा तो ज्यादा है, बट प्राइस बता रहा है कि हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी टीसीएस में एनकैश कर लेनी चाहिए। बाय चांस पुरानी बाइंग है, सो दिस इज द लेवल जहां पर थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, और आई शुड से एवरेज किया जा सकता है। तो ठीक है, गलतियों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो इन लेवल्स पे आप कह रही हैं कि मतलब धीरे धीरे सही लेकिन खरीदारी शुरू कर सकते हैं टीसीएस में भी। और ये सही लेवल है, मतलब देखिए टीसीएस इज अ गुड कंपनी, मैं इसको एक अच्छी कंपनी कैटेगरी में ही रखती हूँ। और जो पैटर्न मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, इट इज वो इसमें ट्रिगर्ड भी हो रहा है। तो और ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत अच्छे से। अच्छी कंपनीज में ये फॉलो होता ही है, थोड़े 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन दिखा या फिर उतना मूव ना करे, बट इन अ शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म इट गिव्स गेन। आपने एक डायलॉग मारा था, गेहूं के साथ ना घुन भी पिसता है। एक डायलॉग मैं भी मारता हूँ, चलो, दूध का दला जी छाछ भी फूक के पीता है। ये जो आप बात कर रही है ना टीसीएस में, पता क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ बार बार, हमारे हाँ दर्शक हमें सुन रहे होंगे, मैं केवल उनकी मदद के लिए, उनको गाइड करने के लिए ही एक सवाल पूछ हाँ रहा हूँ, ताकि गाइडेंस हाँ। उनको मिल सके। अब होता क्या है कि एक अच्छी कंपनी बुरे प्राइस पर, एक और एक अच्छी कंपनी बुरी प्राइस पर, ठीक है। और एक बुरी कंपनी अच्छे प्राइस पर। हम्म। ये वही वाला मामला होता है कि मैंने कोई टीसीएस ले लिया 4600 पे, ठीक है, नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, तब भी अच्छी अच्छी रहेगी वो। 3500 पे टीसीएस वही है, 4600 पे भी टीसीएस वही है, टीसीएस तो वही है। तो एक अच्छी कंपनी खराब भाव पर या गलत भाव पर, और एक खराब कंपनी अच्छे भाव पर, मैं तो लेके बैठ जाऊंगा कोई भी 10 रुपए वाला शेयर, कोई मैं ये कंपनी समझ के कि अच्छी कंपनी है, लेकिन वो 10 का 20 नहीं होगा। और हम्म। इसी तरह से टीसीएस अच्छा है लेकिन 4600 पे ले लिया, वो 3500 हो गया, तो मेरे लिए तो टीसीएस भी गलत होगी। तो वो चीज यस। ना हो जाए किसी के साथ, जो कि लोगों के साथ हुआ है पहले, इरडा में हुआ, आईआरएफसी में हुआ, आरबीएनएल में हुआ, और भी डिफेंस में बहुत सारे नाम है, एचएएल है, उसमें जीआरएसी भी होगा, कोचिन शिपयार्ड में बहुत लोग फंसे हुए हैं, अभी भी सवाल यस। आते हैं, बीएल में भी फॉर दैट मैटर। तो यस। वो चीज ना हो जाए, इसके लिए ये पूछा जा रहा है कि 350 वाला 225 आ गया, लेना शुरू कर दिया, वो 125 हो गया बाद में। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आपने दोनों एस्पेक्ट दिए हैं यहाँ पर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर एक इट मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड, मेरा व्यू ये है यहाँ पर कि अगर कंपनी में वॉल्यूम है तो बुरी कंपनी अच्छे प्राइस पर भी अगर मिल रही है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बुरी कंपनी अगर अच्छे प्राइस पर है, टेक्निकली ठीक ठाक लग रही है, तो वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए आपको अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप ऐसे नहीं करते हैं, आई मीन कि आप 15-20-50-100% का मूव रखते हैं, नो। आप जस्ट ट्राई करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स को बीट करते हो, या फिर आप एक जो इंडेक्स है, इंडेक्स के गेन्स को बीट करते हो। तो जो कंपनी बड़े, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो बड़े हाथी होते हैं उनको ज्यादा जगह चाहिए, दैट वो जगह क्या है, वो टाइम है, और उनको मूव करने के लिए टाइम लगता है, राइट। तो ये जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, उनको महंगे पर कभी ना खरीदें, क्योंकि वो उतने सीएजीआर से बढ़ ही नहीं सकती। ये थोड़ी सी फंडामेंटली चीजें हैं जो कि हम लोग देखते हैं। तो अगर बहुत अच्छी कंपनीज भी है, आपका भाव नहीं आया, अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि महंगे पे जब आप खरीद रहे हैं ना, और इसीलिए कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो आरएसआई वगैरह बता देते हैं, तो जब आप महंगे पे कुछ खरीद रहे हैं, उसको बहुत समय लगेगा। एक साइकिल है, देखिए बार बार एक चीज को मैं आ ही जाती हूँ इस बात पर, इट्स अ साइकिल जो कि घूमता रहेगा। उस साइकिल में आप कहाँ पर आए, तो वो जर्नी, आप अगर आप उस चक्रव्यूह में साइकिल में आ गए हैं, तो वो जर्नी आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप उसको देख रहे हैं तो, अदरवाइज फिर बाहर निकल जाएंगे। तो साइकिल में आप आए कहाँ पर, वो समझने की बहुत जरूरत है।
प्राइस अलर्ट लगा के रखें, पेशेंस रखें। देखिए वॉरेन बफेट जी अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे कैश पर बैठे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टर जिनके नाम ले लेकर के लोग सुबह उठते हैं शायद मार्केट में इन्वेस्टिंग के नाम पर तो वो जब इतना कैश रिजर्व रख रहे हैं, ही माइट सी कि कंपनीज ओवर वैल्यूड हो गए उनके वहां पर, राइट। तो जब इतना एक्सपीरियंस पर्सन ओवर वैल्यूड मार्केट में अपना कैश लेकर के बैठ रहा है, तो हमें भी उन चीजों को देखना चाहिए। अच्छी चीज को कम वैल्यू पर खरीदो तो आपका जो रिस्क है, बात वहीं आती है, आपको अपना रिस्क कम करना है। रिस्क कम करेंगे, रिवॉर्ड मार्केट अपने आप देगी, आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें। पूरी कवायद इसी चीज को लेकर है, पूरा डिस्कशन इसी चीज के आसपास रिवॉल्व हो रहा है कि अच्छी कंपनियां अच्छे दाम पे मिल जाएं। इसीलिए बार बार या फिर डिफरेंट तरीके से सेम क्वेश्चन में आपको रिपीट करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आपने एक वर्ड यूज किया, बड़ा हाथी। तो बड़े हाथी, जैसे बड़ा हाथी याद आता है ना, तो मैं एचडीएफसी बैंक मेरे दिमाग में आ जाता है। 1750 का लेवल इसने आज पार किया है बड़े हाथी ने। बड़े हाथी में क्या करना है, इसकी सवारी करें कि नहीं करें? एचडीएफसी बैंक, एक सेकेंड मुझे फिर से देखने दीजिए कितना सर्ज हुआ, एक सेकेंड। क्योंकि बैंकों में क्या है ना, देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि बैंकों में चल क्या रहा है, जो मेरी समझ बताती है। बैंकों में क्या है कि एक तो आरबीआई की ओर से ओएमओ ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार बैंकों में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा रही है सिस्टम के अंदर, एक वो चीज है। दूसरी तरफ हमारी जो महंगाई है वो कम हो रही है, आरबीआई के पास स्कोप आ रहा है कि वो रेट कट करे, एक बार हो भी चुका है, आगे और भी गुंजाइश है। अगले 9 से 12 महीने में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक नोमुरा की रिपोर्ट थी या किसकी थी, वो कह रहे थे, नहीं सॉरी, एसबीआई कैप्स की शायद रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ से हो सकता है। तो बैंकों के पास सिनेरियो है ना, जो फ्यूचर दिख रहा है वो यही है कि शायद के लिए स्थिति ईज ऑफ होने वाली है या फिर आगे इनके लिए स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। तो इतनी बाजार में जो कमजोरी है उसमें भी एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा हल्का नहीं हुआ था, इतना ज्यादा गिरा नहीं था, अभी भी 1750 के आसपास है। आईसीआईसी बैंक भी चला है, एक्सिस बैंक भी, कोटक बैंक फॉर दैट मैटर तो ऑल टाइम हाई पे है, कल परसों इसने छुआ था। तो बैंकों के लिए सिनेरियो बहुत अच्छा है। अब बड़े हाथी पे रहे या छोटे में रहे, इसका सवाल का जवाब आप दे सकती हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये सस्टेन होगा। आप टारगेट्स क्या मिल सकते हैं, 1800 का पहला टारगेट है जो कि मिल सकता है इजीली, ठीक है। दूसरा टारगेट जो है इसका ऑल टाइम हाई है वो 1875। बट बिकॉज ये एक बड़ा हाथी है, मल्टीपोल रिटर्न हम यहाँ पर नहीं देख सकते। वही बात सामने आती है कि गेन्स तो मिलेंगे, लेकिन जैसे इंडेक्स के जो गेन्स होते हैं, इंडेक्स को भी बीट करे नहीं करे वो मैटर करता है। लेकिन इसमें ना सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपने कहा था रिस्क कम कीजिए, ये रिस्क कम करने वाला है, मतलब इसमें गिरने की जो गुंजाइश है वो कम रहती है, तो फिर रिटर्न तो फिर उस हिसाब से मिलेंगे। यस, तो इन अकॉर्डेंस टू दैट ये अभी ठीक जगह पर है। अगर हमको लेना है, अगर हम इसको चाहते हैं कि उसे इन्वेस्टिंग करें, तो एक फिगर ध्यान में रखें, 1700 से 1750 ये लेवल ऐसा है कि आपको एक्युमुलेशन देगा थोड़े समय के लिए, एंड फॉर आफ्टर दैट 1800 और 1875 ये दो टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। तो जैसा स्टॉक का नेचर, मेरे मुंह से पिछली बार एक वर्ड निकला था, फितरत नस्ल निकला था, आपने मुझे टोका था कि नस्ल वर्ड इज समथिंग डिफरेंट। तो हर एक स्टॉक की एक चाल होती है, राइट। जैसा चढ़ेगा वैसा गिरेगा। परसेंटेज बीटा बोलते हैं हमारी भाषा में, किसका बीटा कितना है ना, टेक्निकली उसको बीटा बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे समझे कि वो स्टॉक कितना मूव करता है एज कंपेयर टू इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के जैसा ही मूव करता है। तो आपको वो चीज ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर ले। इस तरह के स्टॉक में एक्सपोजर ज्यादा रखा जा सकता है, जो ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं वहां पर एक्सपोजर कम रखा जा सकता है। ये ज्यादा बेटर है स्ट्रैटेजी के रूप में रिस्क अपना मैनेज करने के लिए। एक सवाल बस मैम, मैं सो फिर वाइंड अप कर दूंगा, सुजलॉन को लेकर राय दे दीजिए। 50 के ऊपर एक हमारे दर्शक हैं आशिफ पटेल जी, उन्होंने लिया हुआ है, रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि 50 के ऊपर इसका टारगेट क्या रहेंगे, और 2700 शेयर है, इसमें क्या करना चाहिए? सुजलॉन एक बार स्टॉप लॉस हिट करके आया है, एंड इसको रख लीजिए अभी, मतलब कंपनी काइंड ऑफ इसने रिबाउंड कर लिया है। आपकी बाइंग 50 की है, राइट? जी। कैन आई गिव यू अ स्टॉप लॉस ओनली हियर, कि इसके नीचे ना रखे, एक ऐसा लेवल दे सकते हैं तो यस, सो दैट इज लाइक 48 के नीचे नहीं रखें, बाकी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है मैम, फेयर इनफ। तो बहुत धन्यवाद मैम, मैं माफी भी चाहता हूँ, आपने बोला था जल्दी नहीं, निकलने, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है, मैं जाते जाते वो शेयर कर देना चाहती हूँ। इंडेक्स लेवल पर है, बट आज बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें। एज आई सेड इन स्टार्टिंग,
तो एक साइड बेस क्लोजिंग बेस पर एक म्यूटेड क्लोजिंग हमको मिल सकती है। तो जो भी आपको गेन मिले कोशिश करें छोटा ही सही लेकिन लेकर के उसको निकल जाने की फितरत रखे टेंडेंसी रखे All right, just to make it a little lighter note, give me a second. मैं यहाँ पर न्यूट्रल व्यू रखूंगी क्योंकि प्राइस अपने डे ओपन के पास में ही है। मेरा व्यू यहाँ पर मैं न्यूट्रल रख रही हूँ। एक मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को एनालाइज कर लूँ। वैसी कोई स्ट्रेटजी आ रही है क्या जो न्यूट्रल स्ट्रेटजी जैसे आपने पिछली बार कही थी? हाँ न्यूट्रल ही है, यस न्यूट्रल ही है, लेकिन आज की रेंज अलग है। पिछली बार हम लोगों ने, आपको याद होगा तो 100 पॉइंट्स इन द मनी किया था, राइट? बट आज वो काम नहीं करेगा बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग रेंज, और इसमें टाइम का भी ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी अभी हम डिप्लॉय कर सकते हैं दैट इज 20 मार्च यानी आज 23,100 की पुट को खरीदा जा सकता है एंड 23,000 की कॉल को खरीदा जा सकता है इन अ सेम क्वांटिटी। अभी दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो 150 चल रही है, यानी 100 पॉइंट की इंट्रिंसिक वैल्यू है, 150 पॉइंट आप इस पर प्रीमियम पे कर रहे हैं। एंड जो टारगेट्स आप यहाँ पर देखेंगे 30 पॉइंट पहला टारगेट, यानी जब आपका 180 दिखने लगे दोनों टोटल, तो आपका पहला टारगेट होगा 200, आपका जब दोनों का टोटल 200 जाए वो आपका दूसरा टारगेट होगा ये, और इसके बाद में 250। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें, डे थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है आज का। एंड जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है अगर आप थ्रू आउट द डे होल्ड करते हैं, और एल्स सिंपली इसको 12:30 बजे स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अगर मोमेंटम होना है तो मोमेंटम 12:30 बजे तक हो जाएगा। एंड बाय दैट टाइम मैक्सिमम लॉस जो होगा बाय दैट टाइम ये होगा लगभग 25 से 30 पॉइंट का। वो ठीक है मैम, एक बार मुझे पुट कौन सी लेनी है वो बताइए। 23,100 का कॉल लेना है आपने कहा है? 23,100 की पुट लेनी है। अच्छा, एंड 23,000 की कॉल। 23,000 की कॉल लेनी, ठीक है। आप इसमें कह रहे हैं कि कॉस्ट आ रहा है 150 का। जब आपका इन दोनों का मिश्रण जो है वो बढ़कर हो जाए प्रीमियम, इसका 180 पहला टारगेट, 200 दूसरा टारगेट, 250 तीसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस 50 रुपए, जब इसकी वैल्यू जो आपने ये लिए हैं ये घटकर 50 रुपए रह जाए वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये आज ही के लिए है ना? ये इंट्राडे, प्योर इंट्राडे। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए ये स्ट्रेटजी आपके सामने आ चुकी है जिसमें अच्छा, एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं अगले हफ्ते मिलूंगी अभी, तो इस बीच में मूवमेंट मिस हो सकता है, इसीलिए इस बार ना हो वो पहले ही बता देना चाहती हूँ। अभी जो प्राइस है देखिए हमारा 23,000 के पास में चल रहा है। मैं थोड़े से स्ट्राइक एक बार मुझे देखने दें प्लीज। हाँ मंथली एक्सपायरी पे, वेरी गुड। एंड इट लाइकली टू गिव वेरी गुड पॉइंट। ओके, तो मंथली एक्सपायरी पर ये ट्रेड हमें मेंबर्स को भी देना चाहिए। मंथली एक्सपायरी में 23,100 की कॉल जो कि अभी 125 के भाव पर है, एंड 23,000 की पुट जो कि अभी 130 के 135 के भाव पर है। इन दोनों का जो टोटल हमको मिलेगा वो आता है वेरी क्लोज टू 250, 240 से 250 के पास में। 23,000 की पुट और 23,100 की कॉल, यस ऑपोजिट है ये, यस दोनों खरीद ली, ठीक है, दोनों खरीद लेना है। एंड इनकी जो कॉस्ट आ रही है, मुझे भी समय दें प्लीज, मैं यहाँ पर भी इसको, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप वर्कआउट कर रही होंगी। हाँ यस, तो ये अगले हफ्ते आते आते ये पूरा जो है मूवमेंट जो अपने पॉकेट में आ जाएगा, आई मीन वेस्ट नहीं होगा। सो 23,000 की जो कॉल है, 23,100 की कॉल खरीदना है और 23,000 की पुट खरीदना है, जिसकी दोनों की टोटल कॉस्ट हमें लगभग 250 पड़ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट, 23,000 की ही पुट, ग्रोवर जी 23,100 की कॉल है, 23,100 की कॉल है, मंथली एक्सपायरी है ये, एंड 23,000 की पुट है। तो ये दोनों सुनने में गलती होगी, लिखा तो मैंने यही था जी। तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट जो हमको मिल रही है वो लगभग 250 की पड़ रही है। एंड यहाँ से जो हमें टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट हम यहाँ पर 300 का पकड़ के चल सकते हैं, 50 पॉइंट का गेन, यानी मैं इसको ऐसे बोलना चाहती हूँ, 250 पे किया टोटल पॉइंट, 300, 350, 400 एंड मैक्सिमम 500, ये गेन हमको मिल सकते हैं, जिसमें कि हमें जो स्टॉप लॉस रखना होता है इस स्ट्रेटेजी में, स्टॉप लॉस पहले टारगेट के कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चले एंड इसको रख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को। मतलब स्टॉप लॉस इस केस में 150 हो गया फिर है?
यस, जब भी दोनों स्ट्राइक का टोटल 150 दिखे यानी एग्जिट पॉइंट हमारा आ गया है। तो ये 27 मार्च पकड़ के चले ना, मंथली वाला आप कह रही है ना? करेक्ट। तो 27 मार्च वाला जो मंथली ट्रेड है निफ्टी का, 23,100 का कॉल ले लीजिए, 125 के आसपास है। 23,000 का पुट ले लीजिए जो कि 130 के आसपास है। तो रफली कुछ Correct. 250 रुपए का आपका कॉस्ट है। पहला टारगेट 300, फिर 350, फिर 400, फिर 500, और नीचे में ये जो स्ट्राइक प्राइस दोनों का कॉस्ट बैठ रहा है 250, अगर ये घटकर 150 रह जाता है तो आप इससे निकल जाइए, यानी कि आपका 100 पॉइंट का हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये हो गया आपका Stop loss. स्विंग ट्रेड। और जो आज की निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रेटजी दी गई है 20 मार्च की, यानी कि आज वाली ही, उसमें आज के लिए ही 23,100 का पुट वहां पे है और 23,000 का कॉल है। तो ये फ्लिप हो गया ना दोनों चीजें। Yes. हाँ, Yes. तो कॉस्ट आपकी उस केस में 150 की है, उसमें आपको टारगेट आज वाला जो है 180 का टारगेट पहला, 200 दूसरा, 250 तीसरा, और इस केस में आपका 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, यानी कि आपको 50 रुपए जब इन दोनों स्ट्राइक्स की वैल्यू रह जाएगी तब आपको इससे एग्जिट कर जाना है। ठीक है मैम, दोनों हो गई, आज वाला भी और स्विंग वाला भी। नहीं, 50 रुपए वैल्यू नहीं रहेगी, दोनों का टोटल देखना है हमको। हाँ, 50 मतलब 50 ईच में से दोनों नहीं, अलग है, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। दोनों में हाँ, से 50 50 नहीं घटना चाहिए, नहीं, दोनों का टोटल। हाँ। रह जाएगा। टोटल जो है, टोटल ही कंसीडर करना है इस स्ट्रैटेजी में। हाँ, मैंने दोनों नहीं बोला कि 50-50 घट जाए, दोनों में से जब 100 रुपए निकल जाए, 50 रुपए रह जाए जब वैल्यू दोनों की तो आप उसको आप स्टॉप लॉस मान के ट्रिगर करके निकल जाइए। ठीक है, फेयर इनफ मैम, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, आपके समय ज्यादा ले लिया मैंने आपका, आई डोंट नो आपको क्या इस तरह की जल्दी निकलने के कारण क्या था, लेकिन आपने जाते जाते भी फिर से समय लेके जो दोनों स्ट्रैटेजीज बताई हैं, विशेष रूप से धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम। और इसके पीछे का डिस्क्लोजर मैंने जो स्टॉक्स थे, जैसे पेटीएम था, पेटीएम में वी वर लॉन्ग ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले से, मैंने बता के था 2 हफ्ते पहले हमने उस ट्रेड को लिया है। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो ट्रेड मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को दिया है, मतलब जो डिस्कस किया है, वो मेंबर्स के साथ भी शेयर किया है। एंड कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि बीएल है। हालांकि बीएल पर मैंने व्यू नहीं दिया, लेवल नहीं दिया, लेकिन डिस्कस आया है उसका, स्टॉक का डिस्कशन हुआ है। बाकी तो और कोई स्टॉक मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ती हैं और इतना पेन लेकर, इतना एफर्ट करके हमारे दर्शकों को जो राय देती हैं, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। विश यू अ वेरी गुड डे एंड अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तो अ वेरी गुड वीक आल्सो। थैंक्स अ लॉट, विश यू अ प्रॉफिटेबल डे एवरीवन। थैंक यू सो मच। और एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए, वॉलेटाइल है बाजार, दिख भी रहा है। आज हमने 23,070 तक के लेवल्स ऊपर देखे हैं और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। 23,000 के नीचे हम आ गए हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में हो रही है, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि 3 या 4 दिन में ही हम करीब 600 पॉइंट के आसपास के गेंस ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो थोड़ा सा संभल के, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रख के, क्वांटिटी छोटी रख के ध्यान से ट्रेड कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं जो हम नहीं ले पाए हैं हमारे दर्शकों के, माफी चाहता हूँ। शाम को 3:45 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा क्लोजिंग बज में, ज्यादातर सवाल लेने की कोशिश करेंगे। दिन भर का एक्शन आपको बताएंगे कि कैसी एक्सपायरी आज होती है, और उसके साथ साथ कुछ एक्शन वाले शेयर और आपके शेयरों सवालों के जो जवाब है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो शाम को आप जुड़िएगा। आज हमारे साथ गुरुवार का दिन है, तो अंशुल जैन जी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।